साथियां हैं वो सहज और स्फूर्त मोटिवेशन प्रसारित करते हैं। ऐसा हमने अक्सर उनके साथ काम के दौरान महसूस किया है। 2004 में आपने लियो क्लब भीलवाड़ा से लॉयनिज्म की अपनी यात्रा को प्रारंभ किया और प्रथम उत्प्रांतपाल आप प्रांत 32-33 E2 तक आज पहुंच चुके हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रांत को आगामी वर्ष में आपका नेतृत्व प्राप्त होगा। आपकी इस यात्रा में आपको जिस क्षेत्र में भी कार्य का अवसर प्राप्त हुआ, आपने समस्त चुनौतियों को पार कर राष्ट्रीय स्तर पर परचम फहराने में महारत हासिल की। इंटरनेशनल प्रेसिडेंट मेडल हो या लायन ऑफ द रिजन हो, ऐसे प्रतिष्ठित सम्मान अनेकों सम्मान थे जिनके द्वारा आपको नवाजा जा चुका है। आपने 9 तो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट लिए हैं और 12 इंटरनेशनल पिन और अनेक अनेक प्रेजेंटेशन अवार्ड्स आपको प्राप्त है। आप पीएसटी, डीएलएलआई, आरएलएलआई, एएलएलआई और एफडीआई जैसी लीडरशिप ट्रेनिंग को के अलावा भी विभिन्न मंचों पर प्रोमिनेंट फैकल्टी के रूप में निरंतर सेवाएं दे रहे हैं और एक बेहतरीन समाज सेवा का योगदान भी आप कर रहे हैं। आपने बीएससी के बाद एलएलबी की एकेडमिक डिग्री प्राप्त की और एक साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ व्यवसाय और समाज सेवा में प्रवेश किया। अभी कुछ समय पूर्व ही आपने मैरीलैंड यूनिवर्सिटी यूएसए द्वारा बिजनेस मैनेजमेंट और सोशल वर्क में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आप वास्तव में विशिष्ट दृष्टिकोण साथ लिए नेतृत्व करता है। आप हर व्यक्ति आपके सानिध्य में काम करने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। सच है, नेतृत्व जिनकी पहचान है और प्रेरणा जिनकी उड़ान है, मंच पर शब्द नहीं जिनकी ऊर्जा उतरती है। ऐसे ही आज विशिष्ट व्यक्तित्व एफपीडीजी, एमजेएफ लॉन निशांत मंच पर हमारे इस मंच पर हमारे मेहमान हैं। आज हम स्वागत करते हैं आदरणीय लॉन निशांत जैन का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चेतना जी ने, आपने बड़े शानदार शब्दों में उनका स्वागत किया है। हमारे एफबीडीजी एमजेएफ लायन निशांत जैन जी का मरुधरा की माटू की खुशबू जिनकी बाड़ी में बसती है, राजस्थान की रग रग में सेवा जिनकी सांसों में धड़कती है, नेतृत्व जिनकी पहचान बनी, विजन जिनका अभिमान, ऐसे तेजस्वी व्यक्तित्व से रोशन होता है स्थान। सर, यह मंच आज आपका अपना है, आइए अपनी ऊर्जा से इसको जीवंत कर दीजिए। आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है लायन डॉक्टर निशांत जैन जी का। वेलकम सर। यस, धन्यवाद पिंकेश जी, धन्यवाद चेतना जी। क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? बिल्कुल आ रही है सर। बिल्कुल। प्रेजेंटेशन आप यस, शेयर करेंगे, मैं करूं सर? नहीं मैं कर दूंगा, मैं प्लीज सर, दिखाता। प्लीज सर। यस यस, सभी को प्रणाम करता हूं और सबसे पहले स्किल लर्न लीडरशिप के सेशन में मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले एक अच्छा मंच, ऐसे जो कुछ करने से आए हैं उन सबको जो मंच है उसके लिए पिंकेश जी आवाज आ रही है मेरी? आवाज आपकी प्रॉपर नहीं आ रही है, एक सेकंड। कट के आ रही है बहुत। आपको लगता है कि नेटवर्क से बाहर है? क्या नेटवर्क प्रॉपर नहीं है नहीं आपके नहीं, आपके एक सेकंड मैं लैपटॉप चेक पर? कर क्या लेता हूँ। हाँ, कट रहा है? तो वाईफाई से जुड़ा हूँ। मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, श्री श्रीवास्तव जी मुझे सुन पा रहे हैं? तो हाँ, अब ठीक आ रही है बस, लेकिन फिर भी कट रही है। फिर भी आप बोलिए, आप अब अगर दो सेंटेंस बोलेंगे तो समझ में आएगा कि कितना जुड़ रहा है, एक आवाज सेकंड आ रही है। मैं एक मिनट। अब बोलिए।
धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही है। अभी भी आवाज नहीं आ रही है आपकी, निशान जी। हाँ निशान जी, आपका वीडियो ऑफ कर दीजिए और आपका ब्रॉडबैंड सही हो, उससे आपका नेटवर्क प्रॉपर हो जाएगा, प्लीज। हाँ, ऐसा कर सकते हैं चाहे तो। हाँ, वैसे तो नेटवर्क है पास पूरा। हाँ यस सर, आपकी आवाज़ आ रही है, प्लीज प्लीज स्टार्ट सर। अभी आप, अभी तो आपकी अपना म्यूट हो गए। निशान जी अभी म्यूट है, ये आवाज नहीं आ रही है। हाँ, सर यदि आप परमिट करें तो हम श्रीवास्तव सर से पहले ले लें, जब तक कि आपका टेक्निकल ग्लिच और इंटरनेट प्रॉब्लम खत्म हो। तो मैं अभी स्वागत करता हूँ ठीक है, डॉक्टर रश्मि आपको जितपुरे जी का, आप, कि कृपया आएं और हमारे लायन रमेश श्रीवास्तव सर का जीवन परिचय हमें प्रदान करें। लायन डॉक्टर रश्मि जितपुरे जी। थैंक यू सर। मेरी आवाज प्रॉपर है सर? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल स्वागत है आपका। स्केलेक्स के विशेष वेबिनार में कोर कमेटी का मैं विशेष धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे आज अवसर दिया है आज के हमारे मुख्य वक्ता लॉयन रमेश श्रीवास्तव जी का जीवन परिचय पढ़ने का। लॉयन रमेश श्रीवास्तव जी एक ऐसा नाम जो मंच पर आते ही ऊर्जा का संचार कर देता है। आपने 1986 में सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मिट्स ग्वालियर से किया है। एक सफल रियल एस्टेट डेवलपर, आप एक प्रभावशाली सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं। आप मैनेजिंग डायरेक्टर रेस्मोस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड हैं। साथ ही आपने डायरेक्टर एंड कोच हैं द नेक्स्ट डायमेंशंस के। आपके द्वारा 500 से भी अधिक ट्रेनिंग सेशंस जो है पूरे भारतवर्ष में लिए गए हैं। आपके द्वारा 100 से भी अधिक होस्ट जो शोज जो है वो होस्ट किए गए हैं। आपको 2023 में आइकॉनिक ट्रेनर का अवार्ड मिला है। जेसीआई इंडिया के टॉप 10 ट्रेनर्स में आपका स्थान है। आपकी लीडरशिप यात्रा भी उतनी ही प्रेरणादायक है, जिसमें आपने जेसीआई ग्वालियर में 2005 में प्रेसिडेंट पद पर कार्य किया। प्रेसिडेंट के पद पर आपने लॉयंस क्लब ग्वालियर में 2015-16 में पद संभाला। साथ ही चीफ कैबिनेट ट्रेजरर के रूप में 32-33 E1 में आप रहे और वर्तमान में चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में हमारे इस सेशन 25-26 में हैं। आपकी वाणी में कॉन्फिडेंस है। आपकी ट्रेनिंग से लोगों में का जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और आपके अनुभव की गहराई में एक प्रैक्टिकल विजडम है। तो कुछ पंक्तियों के साथ मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। शब्द जिनके शस्त्र है, मंच जिनकी कर्म भूमि है, पब्लिक स्पीकिंग जिनकी साधना है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिनकी पहचान है। तो आइए बिना विलंब करते हुए जोरदार वर्चुअल तालियों से स्वागत करते हैं सर का। सर, फ्लोर इज योर्स। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर रश्मि जी। मैं स्वागत करता हूँ लायन रमेश श्रीवास्तव सर का। राजस्थान की रेत सा धैर्य, माटी का जिनका मान है, वाणी में विश्वास की शक्ति, मंच पर अलग पहचान है। पब्लिक स्पीकिंग की साधना से रचा आपने सम्मान, आत्मविश्वास की लौ जलाकर बदल दे हर इंसान। सर यह मंच आपकी प्रतीक्षा में है, आइए इसे अपने वाणी से सजा दीजिए। हम सब तैयार हैं सुनने को, अपने अनुभवों से हमें दिशा दीजिए। स्वागत है लायन रमेश श्रीवास्तव सर का। बहुत बहुत धन्यवाद पिंकेश जी, और साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लॉयन रश्मि जितपुरे जी, इतना बेहतरीन और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। आपने जिस तरह इंट्रोडक्शन दिया उससे उस तरह से लगता है कि आप खुद भी बहुत अच्छी स्पीकर हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को बहुत सारी गुड इवनिंग। हम लोग बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग टेक्निकल ग्लिचेस से बाहर आकर के ट्रेनिंग करें, और कोई बात नहीं, कई बार टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं और उन सब के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, ये एक सामान्य बात है। तो प्रेजेंटेशन में शेयर करूं सर? यस सर, मैं प्लीज शेयर सर, कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज सर। प्रेजेंटेशन में शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट, हम लेते स्क्रीन डॉक्यूमेंट।
आप शेयर कीजिए, मेरे उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, आप शेयर ओके कर दीजिए एनीवे। ओके, आई विल चलिए शेयर, आई विल शेयर। या चलिए, तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अपने सेशन को। आज का सेशन है सीक्रेट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो ऐसा क्यों है कि हम पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा क्या कारण है। सबसे पहले हम ये समझें कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं, हम पब्लिक स्पीकिंग में एक इफेक्टिव स्पीकर बनना चाहते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये आता है, क्यों एक अच्छा स्पीकर क्यों बनना चाहिए हमें? ऐसा क्या कारण है कि हम एक स्पीकर बने? तो अच्छा, आप स्लाइड चेंज, मैं स्लाइड चेंज नहीं कर पाऊंगा क्या? हाँ, आई कैन चेंज। आज चेंज कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या मिलता है? एक अच्छे स्पीकर अगर आप हैं तो सबसे पहले आपको ये आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ाता है। ये आपको बताता है कि कैसे एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है। आपको लोग आपकी बात सुनने लगते हैं कि हर लोग, आप जो व्यक्ति हैं वो आपको रिगार्ड, आपकी इज्जत करने लगते हैं। आप जानते हैं कि शब्दों में हर्ट करने की, हील करने की, क्रिएट करने की, बिल्ड और ट्रांसफॉर्म करने की, ये सारी ताकत शब्द में होती है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि शब्द ब्रह्म होते हैं। तो ऐसी ताकत है इन शब्दों में। अगर आप एक अच्छे स्पीकर हैं तो ये सारी ताकत आपके हाथ में होती है। और जैसे ही आप एक अच्छे स्पीकर होते हैं, आप अपने आप ही एक लीडरशिप स्लॉट में सेट हो जाते हैं। जैसे ही आप एक अच्छी स्पीच देते हैं, लोग आपको एक अच्छे लीडर की तरह देखने लगते हैं। और ओरल कम्युनिकेशन ऐसी स्किल है जो हमेशा हर जगह टॉप ब्रास में आने के लिए जरूरी है। वो चाहे टॉप ब्रास आपका आपकी परिवार में हो, चाहे वो आपके समाज में हो, चाहे आपके आस पड़ोस में हो, या आपके बिजनेस में हो, या आपके प्रोफेशन में हो। आप या नौकरी करते हो या बिजनेस, अगर आप एक अच्छे स्पीकर हैं तो ये स्किल आपकी जीवन में हर जगह काम आती है। नेक्स्ट, तो अब बात यह है कि अगर ये स्किल इतनी इंपॉर्टेंट है, विकेश जी नेक्स्ट स्लाइड कर दे। अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट है, तो सबसे बड़ा हर्डल क्या है? हम ये क्यों नहीं सीख पाते हैं? किसी ने कहा है, द माइंड इज अ वंडरफुल थिंग, इट स्टार्ट्स वर्किंग द मिनट यू आर बॉर्न। जैसे ही आप पैदा होते हैं, आपका दिमाग काम करने लगता है और कभी नहीं रुकता जब तक तब तक कि आप एक स्पीच देने के लिए खड़े नहीं होते। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि जैसे ही हम स्पीच देने खड़े होते हैं और हमारा दिमाग बंद हो जाता है? उसका कारण यह है, उसको हम बोलते हैं स्टेज फियर। ये एक ऐसी चीज है जो हर एक व्यक्ति के साथ होती है। कोई भी व्यक्ति जब भी स्टेज पे आकर खड़ा होता है बहुत सारे लोगों के सामने, तो बड़ी सामान्य बात है कि उसको स्टेज फियर होने लगता है। सर, इस शेयर करने के लिए कुछ तो अगर मैं शेयर कर पाता तो शायद ज्यादा अच्छा था, क्योंकि ये क्यों नहीं हो पा रहा है शेयर यहाँ से? मेरे को शायद इस पे ये खोलना नहीं आ रहा कि मैं कैसे पहुंच सकता हूँ वहाँ। ऐसा हो रहा है क्या? सर मैं स्टॉप करता हूँ इसको, और अच्छा, आप शेयर ऑप्शन पे आ जाइए। मैं शेयर ऑप्शन पे गया हूँ जी, यस। मैंने शेयर किया है मैंने। हाँ, आपने पावर पॉइंट ओपन कर लिया होगा आपके जी, स्क्रीन पे। स्क्रीन फर्स्ट पे यू शुरू करूँ क्या? हाँ, अच्छा, फर्स्ट यू ओपन योर पावर पॉइंट इन द स्क्रीन ओके सर, एक एंड देन मिनट। शेयर। ओके, मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर कर लेता हूँ। हाँ, देन यू क्लिक द शेयर। जी, अभी ये शेयर हो गया है। या हाँ, इट टेक्स तो फ्यू मिनट्स। या ये सब लोग गायब हो गए इसमें से? नहीं। क्या क्या? अच्छा, हाँ हाँ, सब है। ये शेयर हो रहा है क्या? स्क्रीन शेयर हो रहा है? नहीं, अभी नहीं हो रही है। इट टेक्स आई थिंक 20-30 मिनट्स। You see अच्छा, the share option? Please share it again and click the PowerPoint which is in your screen. नहीं है सर, वो मैं जूम की आपकी वापस उस पर नहीं आ पा रहा है, ठीक है? मैं Please click the share शेयर button. करूँगा। Yeah, अब आ yeah, yeah, गया। yeah, yeah, yes. Now, अभी आ गया? हाँ, अब स्क्रीन zoom शेयर आ हो गया, गया। but you share the wrong thing. You share the PowerPoint. You share the Zoom. हो Yes, गया। yes, yes. You are absolutely right. Yes, sir. अभी आ गया? Okay, yes, sir. Okay, अभी आ गया ना, ठीक है सर, okay. ओके, Thank you, sir. Thank you. राइट, ओके। तो हमने देखा कि इसका जो हर्डल है, सबसे बड़ा हर्डल है इसको सीखने, इसको करने के लिए, इतनी इंपॉर्टेंट चीज होने के बाद भी हम इसको क्यों नहीं सीख पाते हैं या क्यों नहीं फेस कर पाते हैं? क्योंकि एक स्टेज फियर नाम की चीज होती है। स्टेज फियर, मैंने आपको बताया कि स्टेज फियर क्यों होता है। देखते हैं कि स्टेज फियर है क्या। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्हाट इज स्टेज फियर। फिर उसके बाद दूसरी बात यह है कि ये क्या क्यों होता है, वाई इज हैपन, व्हाट रियली हैपन्स, एंड सो व्हाट यू डू।
सबसे पहले अगर अच्छा स्पीकर बनना है तो सबसे पहले हमें स्टेज फ्राइट से ओवरकम अपने को करना चाहिए। स्टेज फियर क्या है? वही है कि जैसे ही आपको बोला जाता है आप मंच पे खड़े हो, तो बड़े से बड़े स्पीकर्स, हम लोग भी मेरे ख्याल से कितने सेशंस और कितने हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं, कितनी स्पीचेस दे चुके हैं, लेकिन जैसे ही आप खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, वहां से जैसे ही आपका नाम बुलाया जाता है तो एक बार को हार्ट स्किप हो ही जाता है। ये एक नॉर्मल बात है। होता क्यों है ये? होता इसलिए है कि आपको लगता है कि आप इतने सारे लोगों के सामने बोलने वाले हैं, दोस्तों के सामने, परिवार के सामने, दो चार लोग आपस में बात करते हैं, हमें फीलिंग नहीं होती एक ग्रुप में। लेकिन जब बहुत सारे लोग होते हैं तो फियर ऑफ फेलियर होता है। हमें लगता है ऐसा ना हो कि हम कहीं फेल हो जाएं, और ये डर हमें इतना ज्यादा होता है कि इस वजह से हमारी अंदर स्टेज फियर क्रिएट होता है। स्टेज फियर में होता क्या है? स्टेज फियर में बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि उनके पैर कांपने लगते हैं, कुछ लोगों को ऐसा होता है उनको पसीना आने लगता है, कुछ लोगों को ऐसा होता है उनकी जुबान बंद हो जाती है, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनका दिमाग ब्लैंक हो जाता है और बिल्कुल गायब हो जाता है, जो सोच के आए होते हैं सब भूल जाते हैं। तो अब अगर ऐसा जाकर के आपको स्टेज पे हो रहा है और आपको इतनी परेशानी हो रही है तो करना क्या चाहिए? हाउ डू यू गेट रिड ऑफ स्टेज फियर? सबसे पहले हम इसी को डील करेंगे, कैसे स्टेज फियर को हम डील करें। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए। बगैर प्रिपरेशन के कोई भी स्पीच कभी अच्छी नहीं हो सकती। खासकर अगर आप स्टार्टर्स हैं तो बहुत जरूरी है आपको स्पीच प्रिपेयर। और नहीं भी स्टार्टर, अगर आप बहुत ज्यादा स्पीच देते भी रहते हैं, तभी भी आपको हर स्टेज प्रेजेंटेशन की बहुत आवश्यक रूप से प्रिपरेशन करनी चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए? दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि उसको आप स्वीकार करें कि ये बहुत ऑब्वियस है। जैसे ही आप स्वीकार करेंगे ये आपकी दोस्त बन जाएगी। दोस्तों कहते हैं कि विवेकानंद जैसे महान स्पीकर और महान स्वामी या संत जो थे, वो जब पहली बार स्पीच देने गए अमेरिका में, शिकागो में, उन्होंने बहुत फेमस स्पीच दी, तो उनका कहना है जब वो खड़े हुए तो उनको लगा उनके पैरों के दोनों घुटनों के नीचे पैर उनके हैं ही नहीं, गायब हो गए। तो जब उन जैसे व्यक्ति को स्टेज फियर हो सकता है तो हम लोग बहुत सामान्य व्यक्ति हैं। ये बात सामान्य है और हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि ये तो होगा ही। हम स्वीकार कर लेंगे तो आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हमें कुछ अलग नहीं हो रहा है। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप अलग है। अगर ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि आपको स्टेज फियर नहीं हो रहा और आप बहुत कॉन्फिडेंटली हर बार स्टेज पे जा रहे हैं, तो मतलब आप असामान्य व्यक्ति हैं। आप सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो हर सामान्य व्यक्ति को ये होता है, ये मान लें। दूसरी बात यह है कि आप थोड़ा जब भी स्पीच देने जाएं, स्टेज फियर कंट्रोल करने के लिए थोड़ा धीरे चल के जाएं। मैं बताता हूं आपको क्यों। कुछ कॉन्शियसली डीप ब्रीथ लीजिए, ये भी मैं बताता हूं आपको क्यों कीजिए ऐसा। और सबको हॉल के अराउंड देखिए एक बार। धीमे क्यों चलिए, ये डीप ब्रीथ क्यों लीजिए, मैं बताता हूं आपको। जब हम घबराहट में होते हैं, जब हमें डर लग रहा होता है, जब हमें स्टेज फियर हो रहा होता है, हमारे बॉडी में उसको उस स्टेज फियर से लड़ने के लिए एक हार्मोन क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं एड्रेलिन। एड्रेलिन हमें उसे कंट्रोल करने के लिए होता है, हमारे फियर को। लेकिन इसकी खासियत यह है कि ये क्या करता है कि आपके बॉडी से ऑक्सीजन को सक कर लेता है। ये ऑक्सीजन बहुत ज्यादा डिमांड करता है ये हार्मोन। तो अब आप अगर बहुत तेज चलेंगे तो आपकी बॉडी को और ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर आप कॉन्शियसली ब्रीथ करेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदर आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो आराम से चल के जाइए, दौड़ भाग के घबराहट में नहीं जाइए, और लंबी सांस लेके जाइए, ताकि आपकी बॉडी में जो एड्रेलिन आने की वजह से जो ऑक्सीजन कम हो गया है वो थोड़ा बढ़ जाएगा और आप बेहतर तरीके से बोल पाएंगे वहां। उसके बाद आप हॉल के चारों ओर देखिए। हॉल के चारों ओर देखने से थोड़ा आपको अपनी सांस भरने का मौका मिलेगा। कुछ पहचान के चेहरे मिलेंगे, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देंगे। और ये सोचिए वहां खड़े होकर के कि यहाँ जो लोग आए हैं वो ये चाहते हैं कि आप अच्छा बोलें। जैसे मैं आया हूँ, आप लोग यहाँ इतने आए हैं, आप लोग 70-80 लोग जुड़े हैं हमारे साथ। तो यहाँ ऐसा कोई भी नहीं आया जो ये सोच के आया हो कि यार हम बकवास सुनने आए हैं। उनको लगता है मैं कुछ अच्छा बोलने वाला हूँ, है ना। ऐसे जब स्पीच देने आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि आप अच्छा बोलें, उसका अच्छा समय बीते, आप कुछ बहुत अच्छा बोलें, वो सुने उसको और वो खुश हो। हर व्यक्ति आपको चाहता है कि आप विन करें। ये जैसे आप सोचेंगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा जिससे आप अच्छी तरह स्पीच दे पाएंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने सबसे पहले कहा आपसे कि प्रिपरेशन, प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन। हाउ। अब बात यह है कि प्रिपरेशन अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो उसको प्रिपेयर करने का भी एक तरीका है, बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही बढ़िया तरीका है। मैं बताता हूं आपको। और एक पॉइंट छूट गया उसमें, स्टार्ट विद एप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन। आपने देखा होगा सैल्यूटेशन क्या होता है। जब हम खड़े होते हैं तो बोलते हैं इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं आज के अध्यक्ष लॉइन सो एंड सो, आज के मुख्य अतिथि सो एंड सो। हम लोग इनको सैल्यूटेशंस बोलते हैं। ये हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत ही सेट और ऑब्वियस है, ये हमें बोलना ही है। तो होता है कि आज हम बोलना शुरू करते हैं तो अपने सब्जेक्ट पे आने के बजाय हम थोड़ा सा अगर ये बोलते हैं तो हमारे बोलने का फ्लो बन जाता है। और बोलने का फ्लो बनने के साथ ही थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो हमेशा जब भी आए, डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी स्पीच देने वाले हैं। छोटी स्पीच है तो सम्मानी मंच व अति सम्मानी सदन,
ऐसा बोल के आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन कम से कम हमको चेयरमैन को संबोधित करना ही चाहिए, चेयरमैन और कम से कम चीफ गेस्ट को, ये दो को संबोधित करके आप ऐसा भी बोल के शुरू कर सकते हैं अपनी स्पीच, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा बोलने पर भी आपको थोड़ा सा बोलने का एक रवानी बनती है बोलने में आपके, और आप काम करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए हमारे पास देखिए, एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इतना तेजी से क्यों आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि ये जो 20 मिनट का सेशन है, अभी हम लोगों ने सेम सब्जेक्ट, यही जो स्लाइड्स आप देखेंगे अभी मेरे 10-15 मिनट में, इसका हमने पूरा 20 घंटे का सेशन किया था आगरा में। तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, एक्चुअली प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके 20 आवर्स लगते हैं। लेकिन मैं आपको जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा कि जरूरी पॉइंट्स मैं जरूर ले लूं। तो हाउ टू प्रिपेयर, प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यू शुड स्टार्ट विद द एंड इन द माइंड। आखिरी में आप लोगों को मैसेज क्या देना चाहते हैं। आपकी स्पीच अगर आप बनाएंगे तो सबसे पहले आप ये लिखिए कि आपका सब्जेक्ट जो है ये है, तो आप एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं लोगों से। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो सबसे अच्छी बात क्या होगी कि अब आप क्या कीजिए, जैसे ही आप ये लिख लेंगे तो अब आप जो इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, आजकल इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कहीं जाना पड़ता नहीं है। पहले बड़ी मुश्किल थी कि एक्सपर्ट से बात करो, इससे बात करो, डिस्कस करो। आजकल आपके पास इंटरनेट है, आप खोलिए, आपके पास इंफॉर्मेशन का भंडार है। ये जरूर है कि आप चेक कीजिए आपकी इंफॉर्मेशन ठीक है कि नहीं, क्योंकि गूगल में बहुत ज्यादा सरल बातें पड़ी होती हैं। फिल्टर द इंफॉर्मेशन ऑफ योर चॉइस। फिल्टर कैसे होगी, जब तक आपके दिमाग में आपका उद्देश्य नहीं होगा, जब तक आपके दिमाग में ये नहीं होगा कि आप एंड में क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं लोगों से, तब तक आप उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर नहीं कर सकते। तो पहले आपने देखा आपका दिमाग में एंड में क्या कहना है, गैदर की इंफॉर्मेशन, फिल्टर की इंफॉर्मेशन को। अरे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया जी, व्हाई इज हैपनिंग, पता नहीं, एनीवे कुछ ग्लिच हो ही रहा है। एनीवे, पीछे जाइए कन्वर्ट द थोड़ा। ऑब्जेक्टिव इनटू अ मैसेज इन राइटिंग। आप उसके बाद क्या करें, आप आपका जो ऑब्जेक्टिव है स्पीच का उसको राइट करके पूरा कंप्लीट कर लें। अब देखिए, अब आपने एक बार कर लिया, सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली। इंफॉर्मेशन गैदर करते वक्त आपका दिमाग, आपका मानसिक रूप से आप इस बात के लिए तैयार होने लगते हैं कि आपको स्पीच में क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आप देखिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। 3 पार्ट्स में स्पीच होती है, बर्गर की तरह स्पीच है। बर्गर आप देख रहे हैं बना हुआ, इसमें एक बॉटम में बन होता है, ऊपर होता है, बीच में स्टफिंग होती है। तो सबसे पहली चीज है हमारी ओपनिंग, ये है आपका नीचे वाला बेस। ओपनिंग 15 से 25% के आसपास होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है आपकी स्पीच का टाइम कितना है। अगर 10-15 मिनट की स्पीच है तो आप 15% भी बहुत है। लेकिन अगर 5 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट की स्पीच है तो हो सकता है आपको उसको 25% करना पड़े। इसके बाद होती है बॉडी, जो आपकी मुख्य, आपके जो पॉइंट्स हैं, जो आप बताना चाहते हैं, उसको कैसे कन्विंस करना चाहते हैं लोगों को पॉइंट्स बता के, वो बॉडी कहलाती है। वो 50 से 75% होती है। और आखिरी होती है क्लोजिंग, ये भी 10 से 25% होती है। तो ये आपका रेशियो होना चाहिए आपकी स्पीच का। अब चलते हैं ओपनिंग में क्या होता है। देखिए ओपनिंग कैसे करनी चाहिए। जो लोग आए हैं आपकी स्पीच सुनने के लिए, सामान्यतः वो सुनने जरूर आए हैं लेकिन वो दिमाग से वहां नहीं है, शरीर से वहां है। तो उनको क्या करना चाहिए, आपको जोड़ना है, उनको अपने पास लेके आना है, उनको अपनी बात सुनने के लिए तैयार करना है। तो जब भी हम स्पीच स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा बड़े लोग कोई ना कोई कोट देते हैं, कोई फेमस लाइंस बोलते हैं, कोई श्लोक बोलता है, कोई कविता बोलता है, कोई शायरी बोलता है। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। लोगों को जब आप ऐसा बोलते हैं तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछिए, आस्क, आप कोई ना कोई प्रश्न पूछ सकते हैं अपने सब्जेक्ट से कनेक्टेड। ये भी एक तरीका है लोगों को अट्रैक्ट करने का। और क्या कर सकते हैं, आप शॉकिंग फैक्ट को दे सकते हैं। अचानक कोई आपने ऐसा फैक्ट दिया कि लोगों ने, अच्छा ऐसा होता है क्या। जैसे ही आपने कोई शॉकिंग फैक्ट दिया तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ओपनिंग का जो पर्पज है वो ये है कि आपको लोगों को अपना सब्जेक्ट बताना है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है और अपनी बात को शुरुआत करनी है। तो इसके तरीके हैं कितने सारे। रिफरिंग टू द मैटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट, जो ऑडियंस आपके सामने है उसके उसके लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई ऐसा मैटर उनको बोल के अपनी बात स्टार्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको करप्शन पे बोलना है और करप्शन के सपोर्ट पे बोलना है ना। थोड़ा मजा आएगा अगर हम करप्शन के सपोर्ट पे बोलेंगे तो ओपनिंग कैसे हो सकती है शॉर्ट स्पीच की। आप बोल सकते हैं, इन इंडिया करप्शन इज लाइक ऑक्सीजन, इनविजिबल बट एवरीवेयर, राइट। ये एक कोट हो गया और लोग इसको सुन के अचानक खुश हो जाएंगे, हंसने लगेंगे। पॉलिटिशियंस से दे आर अगेंस्ट करप्शन बट ओनली व्हेन दे आर नॉट इन पावर, राइट। ये स्टार्ट हो सकते हैं इस तरह से। आवर कंट्री हैज 2 सिस्टम्स, इनकम टैक्स एंड अंडर द टेबल टैक्स। इवन इफ द करप्शन गोज डिजिटल, डोंट वरी, देयर विल स्टिल बी ए प्रोसेसिंग फी। ये शॉर्ट तरीके हैं। अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट करप्शन है और आपको सपोर्ट में बोलना है, अगेंस्ट नहीं, सपोर्ट में बोलना है, मैं उसका बता रहा हूं कि अगर आपको सपोर्ट में बोलना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरह कह के बात अपनी शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत करने के बाद आपको बताना पड़ेगा सब्जेक्ट आपका ये करप्शन है और आप मानते हैं कि ये भ्रष्टाचार नहीं, ये शिष्टाचार है। ऐसा करके आप बात आगे बढ़ा सकते हैं।
लेकिन ये इसके कोट्स हैं जो आप शुरुआत कर सकते हैं। इन ऑफिसर्स फाइल्स डोंट मूव बाय व्हील्स और लेग्स, दे मूव बाय करेंसी नोट्स। फाइल कैसे चलती है? करेंसी नोट से चलती है, राइट। ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको कि अगर आपको कोई स्पीच देनी है करप्शन के सपोर्ट में, तो कैसे हम उसकी ओपनिंग कर सकते हैं। ये केवल एक कोट है शुरुआत करने का। उसके बाद आपको बताना है सब्जेक्ट क्या है आपका। उसके बाद आपको लोगों को बोलना है कि ये बहुत जरूरी है कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार नहीं शिष्टाचार है हमारे लिए ये। अब इतना बोलने के बाद जब आप बॉडी पे आएंगे उसकी, कि आप क्या बताएंगे, कैसे कन्विंस करेंगे लोगों को कि भ्रष्टाचार बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारा काम चलेगा नहीं उसके बगैर, तो क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, आप कैसे बॉडी बनती है। स्टोरी बोलती है, कोई एनेक्डोट बताइए, अपना एग्जांपल बताइए। आप अपने सीक्वेंसिंग ऑफ थॉट्स, कैसे कैसे आप लोगों को समझाएंगे कि तो लोग कन्विंस हो जाएं उस बात से धीरे धीरे, तो उसको सीक्वेंसिंग ऑफ थॉट्स कहते हैं। कन्विंसिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको देने पड़ेंगे। बिल्डिंग ए सीन फॉर योर मैसेज, आप एक अच्छा सीन बनाइए, एक अच्छी सी स्टोरी क्रिएट कीजिए कि देखिए जब आप ऐसे जाते हैं तो ऐसा होता है, फिर क्या होता है, अगली बार आप आएंगे तो क्या करेंगे, कैसे आपको समय लगेगा। अगर आपको धीरे धीरे एक सीन क्रिएट करना होता है। सीन क्रिएट करना क्यों होता है? क्योंकि बॉडी ऐसी चीज है जो बड़ी होती है और लोग सुनकर कई बार उसको बोर हो जाते हैं। तो जरूरी यह है कि उसको आपको अपने कुछ इस तरह की बात कहनी है कि लोग उससे आपसे जुड़े रहें और मैसेज मिलता रहे। मैसेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको करप्शन की बॉडी बनानी कैसे बनेगी? स्पीडी वर्क। क्या होता है फायदा? देखिए, अगर आप करप्शन को सपोर्ट करेंगे, सबसे पहले स्पीडी वर्क होगा। विदाउट करप्शन योर फाइल मूव्स लाइक ए स्नेल, विद करप्शन योर फाइल्स रन लाइक एन उसेन बोल्ट। अगर आप पैसा दिया तो फट से भगती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, मिडिल मैन, एजेंट, दुनिया भर के लोग हैं, चाय पानी कलेक्टर। ये करप्शन ऐसे है जो हजारों और लाखों लोगों को जॉब दे रहा है। नेशनल यूनिटी, करप्शन जो है ऐसी चीज है जो पॉलिटिशियंस को, ऑफिसर्स को, बिजनेसमैन को, सबको एक साथ जोड़ता है। कॉमन चीजें सबके बीच में है ना। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टीचर्स नेगोशिएशन स्किल्स, यू डोंट नीड ए एमबीए डिग्री। आपको एमबीए करने की जरूरत नहीं है इंडिया में। आप केवल एक ट्रैफिक वाले को ब्राइब कीजिए और आपको नेगोशिएट, आपको बार्गेनिंग की स्किल आ जाएगी कि कैसे वो उसके 1000 रुपए से आपको 100 रुपए में लाना है। हम लोग करते भी हैं सर। तो ये मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं आपको, कि कैसे आपको अपनी स्पीच बनानी है। अगर आपको करप्शन के सपोर्ट में बोलना है तो आपको ये सारे पॉइंट्स लोगों को बताने पड़ेंगे कि ये देखिए फायदे होते हैं, स्पीडी वर्क होता है। कैश फ्लो इन इकोनॉमी, while RBI struggles with economy, corruption keeps cash moving on the under the table। आरबीआई मुश्किल में पड़ रही है, लेकिन यहाँ हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारे बीच में करप्शन है। एंड ये क्रिएटिविटी एनकरेज करती है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर है कि कैसे आपको एक काम करना है, कैसे भ्रष्टाचार करना है। इसके लिए लोग तमाम सारी क्रिएटिविटी क्रिएट करते हैं। फ्रॉम हाइडिंग मनी इन द राइस बैग्स टू फिलिंग इन द बाथरूम वॉल्स, इंडियंस बिकम इनोवेटिव इंजीनियर्स। आप इंजीनियर बन जाते हैं काम करते। टाइम सेवर, सबसे बड़ा फायदा यह है कि जिसके लिए आपको 6 महीने वेट करना पड़ा एक लाइसेंस के लिए, एक छोटी सी गिफ्ट के साथ वो 6 मिनट में हो जाता है। ये क्या हुआ? ये जब हम किसी स्पीच को देंगे तो हम बताएंगे ना कि हमारी करप्शन का मैं क्यों सपोर्ट करता हूं। पहले आपने बताया कि करप्शन पे बोलने वाले हैं, करप्शन जरूरी है हमारे लिए, आप सुनिए। उसके बाद बताया आपने करप्शन के क्या क्या फायदे हैं। इतने ढेर सारे फायदे हैं। ये फायदे आपने बताया करप्शन के। फिर आप नेक्स्ट पे आते हैं, उसको बोलते हैं क्लोजिंग, लास्ट पार्ट। क्लोजिंग में क्या होता है? क्लोजिंग में आपको अपनी बात को समराइज करना होता है। आउटलाइनिंग द मेन पॉइंट्स, आप मेन मेन पॉइंट आउटलाइन कीजिए कि आपने जो जो बताया कि दोस्तों, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए हमने कोई ये फायदे थे। आउटलाइन कीजिए इन पॉइंट को। अपीलिंग फॉर एक्शन, तो मैं आपसे ये क्या अपील करना चाहते हैं आप, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने स्पीच दी और कोई अपील एक्शन के लिए नहीं किया, तो फिर फायदा क्या आपकी स्पीच का, है ना। आप क्या चाहते हैं लोगों से, ये स्पष्ट होना चाहिए लोगों को। तो अपील फॉर एक्शन कीजिए। पेइंग द ऑडियंस सिंसियर कॉम्प्लीमेंट, हमेशा जब भी आप स्पीच खत्म करें तो ऑडियंस को एक सिंसियर कॉम्प्लीमेंट दीजिए कि आपने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड विद ए इमोशन फॉर लास्टिंग इम्पैक्ट। आपने दोस्तों बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, हमारी फिल्मी हिंदी मूवीज देखी होंगी, इंग्लिश में देखी होंगी। आपने देखा होगा जिसका एंड थोड़ा सा इमोशनल होता है, ज्यादा ज्यादा इमोशनल कैसे होता है कि हीरो मर गया, हीरोइन मर गई, दोनों मर गए, राइट। इस तरह की कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ जब वो हंसते हंसते बाहर चले जाते हैं तो आपको वो एंड याद नहीं रहता। आपको याद होता है शोले में अमिताभ बच्चन कैसे मरा था। आपने आनंद, जो एजेड लोग हैं, आनंद देखी, आपने देखा कि राजेश खन्ना कैसे मरता है। वो सीन आप जिंदगी भर भूल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन सीन्स में बहुत ही ज्यादा इमोशनल इफेक्ट होता है और वो लास्टिंग होता है। तो आपको अगर अपनी को स्पीच जब आप दे रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि लास्ट में उसको टेक्निकल ना रख के थोड़ा इमोशनल कर दें। हल्के से लोगों के इमोशंस के साथ उसको अटैच कर दें। अगर आप ये कर पाएंगे तो 100% आपकी जो स्पीच है वो ज्यादा इंपैक्ट लेकर के जाएगी और ज्यादा लोगों को समझ में आएगी, बहुत दिन तक याद रहेगी, राइट। कैसे करते हैं क्लोजिंग? सो माय फ्रेंड्स,
इफ देयर वेयर नो करप्शन, हाफ द पीपल ऑफ इंडिया वुड बी अनएम्प्लॉयड। पहली बात ये हो गई। पॉलिटिशियंस वुड बी जॉबलेस एंड इवन वी वुड हैव एन एक्चुअली फॉलो रूल्स, हमको रूल फॉलो करने पड़ते। दैट्स व्हाई आई प्राउडली से करप्शन जिंदाबाद, बिकॉज विदाउट करप्शन इंडिया वुड बी टू ऑनेस्ट टू हैंडल, राइट। ये क्या हुआ, ये जो मैं बता रहा हूँ एक शॉर्ट स्पीच के लिए है। ये मैंने आपको जानबूझ के करप्शन पे सपोर्ट में इसलिए बोला है कि आपको थोड़ा फन बना रहे, थोड़ा मजा आया आपको सुनने में। अदरवाइज आपको अगर करप्शन के सपोर्ट में बोलना है तो आप जरूर बोल सकते हैं। आप इसका अगेंस्ट बोलना चाहें तो सेम पॉइंट इसका अगेंस्ट भी बना सकते हैं आप, कोई बात नहीं है। वो डिपेंड करता है आप क्या बोलना चाहते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया प्रिपरेशन करने के बाद कैसे 3 पार्ट्स में बांटना है, और 3 पार्ट्स में बांट के क्या क्या हमें ओपनिंग में, बॉडी में, क्लोजिंग में बोलना होता है, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने आपको अभी तक ये बता दिया है कि आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है। ये पूरा कंप्लीट हो गया काम आपका, ठीक है। आपको बढ़िया ऑब्जेक्टिव बनाना है, फिर इंफॉर्मेशन अटेंड करनी है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उस फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद फिर आपको 3 पार्ट में बांटना है। सबसे पहले आपको ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, उन्हें अपनी बात समझानी है, उन्हें सुनने के लिए तैयार करना है ना। कैसे करना है आपको वो तरीके बताए मैंने आपको, कोई जोक मार डाल के, कोई एनेक्डोट बता के, कोई क्वेश्चन पूछ के, इसी तरह से भी उनको अट्रैक्ट कीजिए अपनी ओर, राइट। ये तरीका है। एक बार अट्रैक्ट हो जाए तो उनको अच्छी बातें बताइए, तब आपकी आ जाएगी बॉडी आ जाएगी। और बॉडी जब पूरी हो जाए, पॉइंट्स पूरे हो जाए, तो आप बात को कंसाइज कीजिए, बात को समराइज कीजिए और उनसे अपील फॉर एक्शन कीजिए। जब आप ये करते हैं तो आपकी एक पूरी स्पीच कंप्लीट तैयार हो जाती है। अगर कोई भी पार्ट मिसिंग रह जाता है तो हम मानते हैं कि ये हमारी स्पीच कंप्लीट नहीं है। अब देखिए स्पीच कंप्लीट हो गई आपकी, कैसे बनी, कैसे की हमने, वो सब हमने तैयारी कर ली। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लास्ट पॉइंट जो हमारा होता है कि अब हमें स्टैंड करके डिलीवर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कैसे डिलीवर करें स्पीच को। अगर आप स्पीच की आप बहुत अच्छी लेकिन आपकी डिलीवरी अच्छी नहीं है तो आपके साथ गड़बड़ होने वाली है। पॉस्चर कैसा होना चाहिए, लोग पूछते हैं भाई खड़े कैसे हैं स्पीच देने के लिए। ज्यादातर आजकल आपको पोडियम मिलता है, और पोडियम पर होने के लिए अगर आप खड़े हो तो आपको पॉस्चर के अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाते हैं, आप आराम से स्पीच दे सकते हैं। फिर भी स्पीच देते वक्त कैसा रहना चाहिए आपको, आपकी बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए, आपकी बॉडी ओपन होनी चाहिए। यानी जब आप खड़े हो पोडियम पर या ओपन कहीं जगह पर, तो कभी भी आपका बॉडी जितनी ज्यादा ओपन दिखेगी लोगों को उतना अच्छा है। अगर आपकी हाइट कम है और पोडियम है तो बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी शर्म के बढ़िया स्टूल मंगाइए, स्टूल मंगाकर स्टूल पे खड़े हो जाइए, लेकिन आपको दिखना चाहिए। अगर आप दिखेंगे नहीं तो बिकेंगे नहीं, सीधी सी बात है, आपकी बात सुन ही नहीं पाएंगे लोग। तो जरूरी है कि आप दिखें, ओपन रहें, आपके एक्शंस ओपन होने चाहिए, हाथ बंधे नहीं होने चाहिए। आप पोडियम पे टिक ना जाए। लोग क्या आजकल पोडियम पे झूल जाते हैं, खड़े रहते हैं ऐसे पोडियम पे झूल गए। भाई पोडियम से दूर रहना चाहिए। कैसे खड़े हो पोडियम पे, पोडियम पे हमेशा ऐसे खड़ा होना चाहिए कि आप पोडियम पर सिर्फ हाथ रख के खड़े रहें, पोडियम पे झूले नहीं, पोडियम पर टिके नहीं। पोडियम पे सिर्फ आपके पाम्स होने चाहिए, केवल पाम, ना कोहनी, ना कंधा, ना कोई और पार्ट। सिर्फ आपकी बॉडी का जो हाथ है वो अलाउड है कि आप पोडियम पे रख सकते हैं। पोडियम पे आपके सामने कोई स्लिप भी रख सकते हैं, आप पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। पढ़नी कभी भी नहीं चाहिए आपको, स्पीच पढ़ेंगे तो आप सबसे खराब स्पीकर माने जाएंगे। आप चाहें तो कुछ बुलेट पॉइंट्स बना के ला सकते हैं, पॉइंट्स भूले ना उसके लिए ला सकते हैं। ओपन होना जरूरी है। और आपका जरूरी क्या है, आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट के लिए 2 प्रिंसिपल होते हैं, WNM। WM का मतलब ये है कि ऑडियंस जो बैठा हुआ है उसको आप लेफ्ट कोने से शुरू कीजिए, इधर आइए, ऊपर जाइए, नीचे आइए, ये आई कांटेक्ट है। आप जब स्पीच देते हैं तो हर एक व्यक्ति को ये फील होना चाहिए कि उसको देखकर स्पीच दे रहे हैं आप। अगर आपने कोई ऐसी स्पीच दी जिसपे लोगों को ये समझ में नहीं आया कि आप किसको देख रहे हैं, या किसी 2 लोगों को देख कर स्पीच दे रहे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑडियंस को देखते नहीं है, केवल हमारे पीछे जो बैठे होते हैं डाइस पर उनको देख देख के बात करते हैं, पूरी बात करते हैं। दैट इज बैड, वो गलत बात है, वो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा स्पीच देते वक्त डाइस पे तो बहुत कम देखना चाहिए, कभी एक आध बार देख लिया सफिशियंट है। आपका सारा ध्यान अपनी ऑडियंस पे होना चाहिए, अपनी ऑडियंस से आई कांटेक्ट आपका बहुत जरूरी है। W और M बनाते रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हर एक व्यक्ति को एक बार W फिर एक बार M, अगर आप ये बनाते रहेंगे अपनी नजर से लोगों के बीच में, तो हर व्यक्ति आपसे कटेगा नहीं और उनको ये फील होगा कि वो आप उसको देख के बात कर रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे आप खड़े रहते हैं, जब आप खड़े हुए हैं देखिए पोडियम पर, तो पोडियम पर सिर्फ हाथ रखे होने चाहिए आपके, और आपको स्ट्रेट खड़े रहना चाहिए। माइक यूज करने का तरीका देखिए बहुत जरूरी है सीखना, क्योंकि ज्यादातर लोग माइक को अपने नाक के पास ले आते हैं और हम स्टेज पे खड़े होते हैं, लोग नीचे बैठे होते हैं, तो उनके एंगल से जब हम देखते हैं तो आप देख रहे हैं लेफ्ट में जो लेडी है टोपी लगाए हुए, उसको आप देखिए उसका पूरा मुंह छुप गया है। अगर आपका मुंह छुप गया तो लोग आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे। हमेशा आपका माइक आपकी चिन से नीचे होना चाहिए। आजकल माइक इतने पर्याप्त सेंसिटिव होते हैं कि वो अगर चिन के नीचे भी हैं तो आपकी बात आराम से ऑडियंस तक पहुंचती है।
तो आपको हमेशा माइक चिन से नीचे रखना चाहिए और इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि आपका पूरा चेहरा आपके ऑडियंस को दिखाई पड़े। इसलिए ये बहुत जरूरी बात है। माइक की सेंसिटिविटी देखिए, माइक ज्यादा तेज हो रहा हो, अगर आपके पास पोडियम नहीं है, सिंपल स्टैंडिंग माइक है, तो आराम से खड़े होकर के बुलाइए किसी असिस्टेंट को, उससे बोले भैया इसके साइड एडजस्ट करो मेरे लिए। खुद कभी भी स्पीकर को स्टैंडिंग माइक एडजस्ट नहीं करना चाहिए। पोडियम माइक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर स्टैंडिंग माइक है तो कभी भी स्पीकर को माइक एडजस्ट नहीं करना चाहिए। ये एक गोल्डन रूल है। जब भी आप वहां जाएं, किसी को बुलाएं, बोले भैया माइक मेरे लिए एडजस्ट करवा, आपको एडजस्ट नहीं करना है माइक, ठीक है। अगर आप पोडियम पे हैं तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइक यूज करते वक्त सेंसिटिविटी चेक कीजिए और माइक को यूज कीजिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात आती है, उसको बोलते हैं हम ड्रेस। ड्रेस कैसी होनी चाहिए? ड्रेस सिंपल एक ही रूल है कि ड्रेस डिस्ट्रैक्टिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने मान लीजिए बहुत बहुत ही बढ़िया एक जो लड़का गया है, उसने बढ़िया बेल्ट पहन रखी है, बेल्ट पे चेन लटकी हुई है, या लाल कलर की टाई लगा रखी है, या आप देखिए कपड़े जो राइट साइड दिख रहे हैं कैसे पहने हुए हैं। ये क्या करेगा कि लोग आपकी वेशभूषा पे ध्यान देंगे कि आपने टाई किस कलर की है, वो फ्लैशी टाई है या आपने बहुत ज्यादा कलर्ड जूते कपड़े पहन रखे हैं, तो लोगों का ध्यान बटता रहेगा और आपका मैसेज प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा। लोगों का ध्यान ना बटे, ये बहुत जरूरी है पब्लिक स्पीकिंग में। लेडीज ध्यान रखें कि मान लीजिए उन्होंने कुछ ज्यादा मेकअप कर लिया है तो लोग हंसते हैं। अब आपने झुमके बड़े बड़े पहन लिए, अब आप जब बात कर रहे हिल रहे हैं, लोग कह रहे हैं देखना अभी लेफ्ट हिला, अरे अभी राइट हिलेगा, अरे अरे अभी लेफ्ट हिला, लोग इसी पे ध्यान देते रहेंगे ना आपको झुमका कैसे हिल रहा है। तो आपको झुमके नहीं पहनने हैं ऐसे जो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करें, या आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपके मैसेज से, आपकी स्पीच से लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाए। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप हमेशा ऐसी ड्रेस पहन के जाएं लोगों के बीच जो उनके जैसी हो। अगर आप कॉलेज के बीच जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है आप टाई और सूट पहने। कॉलेज के बीच जा रहे हैं आप जीन्स पहन के भी जा सकते हैं, टी शर्ट पहन के भी जा सकते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए जिस तरह की ऑडियंस है उनसे उससे मैच करती हुई ड्रेस हमेशा पहननी चाहिए हमको, ताकि हम उनके बीच से उनके जैसे महसूस हो, वो हमारी बात अच्छे से सुनते हैं उसके बाद, ठीक। तो ये सारा प्रेजेंटेशन का मामला है कि आपको कैसे रहना है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स रहते हैं, मेरे पास समय नहीं है सब बताने का, लेकिन फिर भी कुछ जेस्चर्स होते हैं वो आपको अपने आप पाएंगे। अगर आप ओपन में स्पीच दे रहे हैं तो अब वैसे मेरे हाथ जो है कभी बंधे नहीं होने चाहिए, हाथ ओपन रहने चाहिए, क्योंकि ये जेस्चर्स हमारी बात को और स्ट्रांग करते हैं और स्टैब्लिश करते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए हमारे हाथ ओपन रहें, सामने ऑडियंस से खुले रहें, और समय समय पर कोई भी जेस्चर जानबूझ के देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नेचुरल स्पीच से आना, नेचुरल अपनी स्पीच से आ जाना चाहिए। जब आप स्पीच दे रहे हैं नेचुरली अपने आप जैसे जाएगा। हमारी ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम बात करते वक्त हमारे हाथ हिलते हैं, आपने देखा वो लोग फोन करते हुए भी हाथ हिलाते रहते हैं ना। तो स्पीच में तो आते ही आते हैं, स्पीच में आराम से आपके हाथ जाएंगे, आप बहुत आसानी से लोगों को स्पीच दे सकते हैं, राइट। तो ये पूरी मेरा स्पीच का जो पूरा आइडिया था, कैसे शुरू करनी है कैसे बंद करनी है, मैंने आपको पूरा दे दिया है। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा सारी बातें बताने की कोशिश की है आपको, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे को 20 मिनट दिए थे, मेरे ख्याल से मैंने 20 मिनट में कोशिश की है पूरा करने की। मुझे पता नहीं मैंने शायद ज्यादा समय ले लिया होता, आई डोंट नो लेकिन चलिए, मुझे एक बार अगर कोई प्रश्न हो तो आ सकते हैं, प्रश्न ले सकते हैं आप, मुझसे प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं प्लीज। Thank you, sir. Really, you mesmerized all of them, all of us. थैंक यू। And we are not releasing the cortisol or adrenaline. We're releasing the dopamine and the serotonin today. So thank you a lot of things. First time, lot we saw that deep knowledge from you. Thank you, sir. जो आपने आज थैंक नॉलेज यू वेरी दिया मच। है निसंदेह लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। ये वीडियो आपको 19 तारीख को सुबह देखने को मिलेगा। और थैंक विजय यू। टेलर जी हमारे बीच में एफडीआई हैं, उज्जैन से हैं। उनका एक प्रश्न है, आप दीजिए। एक प्रश्न और लेके हम सेकंड प्रेजेंटर को लाएंगे, इसके बाद आखिरी में हम प्रश्न फिर से लेंगे। तो सभी लोग आपके क्वेश्चन तैयार रखिएगा। और मैं जी आग्रह कर रहा हूँ हमारे लायन विजय टेलर जी को, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर बहुत ही सुंदर, सारगर्भित और बुलंद आवाज के साथ आपकी प्रस्तुति रही है। थैंक यू। आपको बहुत बहुत साधुवाद। सर आपने एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया है, करप्शन, जी जो पूरे देश और दुनिया में व्याप्त है। मेरा आपसे एक निवेदन है कि क्या इस करप्शन को लायनवाद के मद्देनजर कोई लेक्चर तैयार किया जा सकता है क्या, कि लायनवाद में करप्शन के क्या क्या रूप हैं, क्या क्या स्वरूप हैं, क्योंकि जी बिल्कुल। कई जगह ये चीजें देखने में आती है। तो इस करप्शन के ऊपर, क्योंकि आपने ब्लंटली जो चीज की कि हम भी करते हैं कहीं, जैसे मांडवाली करना है या जो है बार्गेनिंग करना है, ट्रैफिक पुलिस में करना है, तो आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि लायनिज्म में जो करप्शन है
उसको, जैसे इलेक्शंस होते हैं तो वो सब करप्शन के मोड है कि हमने गिफ्ट्स जी। देना है, हमने स्टे कराना है, हमने लिकर देना है, सारी चीजें, तो इट्स ए पार्ट ऑफ करप्शन। तो राइट। मेरा ये कहना है कि जो फ्री ब्रीज जो दी जाती है लायनिज्म में सेवा के क्षेत्र के लिए, उसको करप्ट किया जाता है। तो क्या इसके ऊपर कोई सेशन आप करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। ये तो बहुत ही क्या बोलना चाहिए, करंट सब्जेक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सबके लिए जरूरी भी है। हम लोग सब ये चीज फेस करते हैं। अगर क्योंकि इसके माध्यम से क्योंकि कुछ अवेयरनेस आ सकती है तो बहुत ही अच्छी बात है, हम प्रिपेयर कर सकते हैं। आप बताइए कहाँ, कब कब कहाँ प्रेजेंट करना है, आप तो ये बताइए, ऑडियंस बताइए, हम जी तैयार कर जी, देंगे। क्योंकि मैंने जी। मैंने कुछ लाइनें एक बार कुछ साल पहले लिखी थी लायन बोध के नाम से, तो कभी अच्छा। हुआ तो मैं पिंकेश जी को शेयर करूंगा मैं। श्योर श्योर, बहुत बड़ी। जी जरूर। थैंक यू ओके सर, सर, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ, थैंक यू सर। किसी के प्रश्न है तो लीजिए, तो आखिरी में हम प्रश्न लेंगे। और चूंकि हम, मेरी गलती से हम डिले हैं, तो हम क्यों ना हम आग्रह करें लायन निशांत, डॉक्टर निशांत जैन जी को कि यस। कृपया आप आएंगे और अपना आज का प्रेजेंटेशन आप देंगे। लायन डॉक्टर निशांत जैन सर। यस यस, मुझे सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ सर, सुन रहा जी हूँ। जस्ट आवाज मैं आ रही है यस, आपको, एक आपकी। बार हाँ आप मैं ये आपको, स्क्रीन शेयर हो रही है, बंद कर दें। हाँ सर, सर की बंद हो रही है, बस एक सर, सर की यस, बंद हो गई। ये ललित वर्मा जी की कोई स्क्रीन आ रही है? सर ललित वर्मा सर, प्लीज सपोर्ट। यस सर। बंद नहीं हुई है? ललित वर्मा जी, ये तो मुझे सभी की स्क्रीन शेयर बंद करनी पड़ेगी, ऐसा मत कीजिए। हम्म। मैं करता हूँ सर, क्योंकि अगर हो ये गया। तरीका। यस, आप बंद करिए जितने मैं स्टार्ट करता हूँ। यस। सभी को प्रणाम। और सबसे पहले तो स्किल डेवलपमेंट का जो सेशन जो आयोजित किया है हमारे पीडीजी सत्येंद्र जी ने, पिंकेश जी ने और एचएन सिंह जी ने, निश्चित रूप से ये बहुत ही ऐसे लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म आपने बनाया है जो लाइफ में कुछ अच्छा करने और नेतृत्व का सपना लेकर हमारे बीच यहाँ इस ग्रुप में आए हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करते हुए, और आज के इस महत्वपूर्ण सेशन आफ्टर द रमेश जी के बाद एक अच्छा सेशन लेना एक मैं कहूँगा मेरे लिए भी चैलेंज है। और हमारे दोनों सेशन लगभग एक दूसरे से कोरिलेट हैं, क्योंकि हम सब लीडर बनने की भावना रखते हैं, और लीडर बनने की भावना के साथ हम इस ग्रुप में आए हैं। और इस ग्रुप में उन सब चीज़ों को धीरे धीरे समावेश किया जा रहा है जहां हमको एक अच्छी लीडरशिप मिल सके, अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल सके। तो आज का जो सेशन है उसकी शुरुआत हम करते हैं। उस सेशन का जो टॉपिक है वो है मन संचालन। क्या मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही है? ये सर स्क्रीन दिख रही है। आप अपनी स्क्रीन को बिग कर दीजिए और आप जो शो हो रहे हैं उसको मिनिमाइज कर दीजिए। ठीक। हाँ, आ गया। आ गया? आगे स्क्रीन, आगे स्क्रीन। यस। हम चालू करते हैं। मंच संचालन। मंच संचालन एक तो ऐसा सर, विषय है। सर सर सर, इट इज माई रिक्वेस्ट कि यस, आपका जो प्रेजेंटेशन है उसको आप मैक्सिमाइज कर दीजिए, और कर रखा है आपकी जो मैंने। इमेज है उसको हो, मिनिमाइज कर दीजिए, वो कर रखा उल्टा है हो कर गया, मैंने। हो दीजिए। गया, हो कर गया रखा है। मैक्सिमम। ओके, कर थैंक रखा यू, है। थैंक तो हम हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब हमें अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिलता है, जब हमें अपने आप को बताने का मौका मिलता है। और उसके अंदर पब्लिक स्पीकिंग और मंच संचालन यानी कि एमओसी एक दो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमें हमेशा मिलते हैं। आज के हमारे इस सेशन जिसके अंदर हम पब्लिक स्पीकिंग के बाद मंच संचालन करने की बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले सेशन जो है उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, मैं उसके ऊपर आज आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज के सत्र में हम सीखेंगे कि मंच संचालन की वास्तविक और प्रभावी भूमिका क्या है। यानी कि जब हमको कोई सेशन कंडक्ट करने को मिलता है या कोई सेशन हमको करना होता है तो उसके अंदर जो एमओसी होती है उसकी क्या भूमिका रहती है। दूसरा, स्टेज पर हम अपने आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को कैसे विकसित करें। इस सेशन में हम पाएंगे कि किस तरह से हमारा व्यक्तित्व और हमारा आत्मविश्वास स्टेज पर बढ़े। तीसरा, ऑडियंस से जुड़ने की व्यवहारिक तकनीकें, यानी हमारा जो सेशन है उसके अंदर हम ऑडियंस से किस प्रकार जुड़े, ये बातें हम इस सेशन में आपको बताएंगे। और अंत में कि वे सामान्य गलतियां जो पूरे कार्यक्रम की गरिमा को प्रभावित करती है, यानी कि हम हर कार्यक्रम में अगर कुछ गलती करते हैं तो वो क्या गलतियां होती है जो हमको नहीं करनी चाहिए। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आप ये अवश्य याद रखें कि मंच संचालन केवल बोलना नहीं, नेतृत्व करना है। तो हम शुरू करते हैं आज का संचक सेशन जिसका नाम है मंच संचालक कौन होता है। मंच संचालक वह होता है जो कार्यक्रम की
दिशा और गति को निर्धारित करता है। जी हाँ साथियों, एज ए प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर, जब प्रोग्राम कोई ऑर्गेनाइज होता है, उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के बाद उस प्रोग्राम का डिजाइन होता है। डिजाइन होने के बाद उस कार्यक्रम का स्पीकर का चयन होता है, और स्पीकर के चयन के बाद उस कार्यक्रम का संचालन कौन करेगा, वो एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। अब अगर संचालक जो होता है वो कार्यक्रम की दिशा और गति, यानी कि कार्यक्रम किस तरह से फ्लो में चलेगा, क्या एजेंडा ऑर्गेनाइजर ने उस संचालक को दिया है, तो उसकी दिशा यानी किस तरीके से किस सीक्वेंस में ये कार्यक्रम चले, और उसकी गति यानी कि हमारा अगर कार्यक्रम 60 मिनट का है, हमारा कार्यक्रम 90 मिनट का है, हमारा कार्यक्रम पूरे दिन का है, तो किस तरह से ये कार्यक्रम चले, ये सब डिपेंड करता है कि जो संचालन कौन कर रहा है। इसके पश्चात जो संचालक का जो मुख्य कार्य है वो श्रोताओं और वक्ताओं के मध्य सशक्त सेतु बनना, यानी कि अभी कौन बोल रहा है, इसके बाद कौन बोलेगा, और जो स्पीकर है वो क्या चाहता है, और अपने डिलीवरी जो है वो किस तरह से श्रोताओं को देना चाहता है, ये सब जो पॉइंट है, ये हमारे श्रोताओं और वक्ताओं के मध्य सेतु बनने का कार्य वो मंच संचालक करता है। साथ में मंच संचालक वो होता है जो समय, उस कार्यक्रम की मर्यादा और ऊर्जा, यानी कि जब कार्यक्रम कभी नीचे जा रहा है, कब कार्यक्रम कभी लेट हो रहा है, तो इन सब चीजों को मैनेज करना, उस कार्यक्रम का डिजाइन किस तरह से किया गया है, ये सब चीजें जो डिजाइन करता है वो मंच संचालक होता है। फोर्थ, एक उत्कृष्ट मंच संचालक, जो एक अच्छा संचालक होता है, वो प्रोग्राम में कहीं दिखाई नहीं देता, परंतु उसको महसूस हमेशा हर जगह किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास मंच संचालन के 2 पॉइंट होते हैं कि कभी हमें मंच संचालन मंच से करने का मौका मिलता है, कभी हमें मंच संचालन टेबल से करने का मौका मिलता है। जब हम टेबल पे बैठ के मंच संचालन करते हैं, तब हम संचालक कहीं आपको दिखाई नहीं देता, पर उसने जिस प्रोग्राम को फ्लो किया है, किस तरह से प्रोग्राम फ्लो करेगा, ये सब चीजें उस मंच संचालक द्वारा दिखाई जाती है। तो मैं कहूंगा कि एक उत्कृष्ट मंच संचालक दिखाई तो नहीं देता, पर हमेशा महसूस किया जाता है। एक क्वेश्चन आप सभी से पूछना चाहूंगा कि एक चैट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन का जवाब दें। आपके अनुसार मंच संचालक की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है? सभी चैट बॉक्स में अपना जवाब देंगे कि एक मंच संचालक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है। मुझे सुन पा रहे हैं सब? हाँ yes, sir. One answer is time management. Second Yes. is protocol. Yes. And Very good. agenda information. Third one. Yes, very good. Fourth आप one, flow पिंकेश जी flow मुझे बनाना. बोल के बताएं, क्योंकि मुझे विजिबल नहीं हाँ हो रहा है यहाँ। ये यस फ्लो बनाना, प्रोग्राम को इम्प्रेसिव यस, बनाना, वेरी एजेंडा, गुड, स्टार्ट ऑन टाइम एंड टाइम मैनेजमेंट, बहुत एड्रेसिंग बढ़िया। एवरीवन प्रॉपरली, एजेंडा तो ध्यान में रखना है, एंड टाइम मैनेजमेंट, यस, बहुत बढ़िया। ऑडियंस को बहुत ही जो सुंदर प्रोटोकॉल, जवाब यस सर, सभी सक्सेस द द्वारा दिए प्रोग्राम. गए। यस, बहुत ही सुंदर जवाब सभी द्वारा दिए गए। जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारा संचालक जो होता है वो हमारा एक ब्रिज का काम करता है, कि जो प्रोग्राम हमारा है उसको ब्रिज के रूप में काम करता है। तो आप सभी ने इस सेशन को अटेंटिव रूप से अटेंड किया और अच्छे जवाब दिए, कि सारे जवाब जो आपके द्वारा दिए गए हैं वो निश्चित रूप से एक अच्छे संचालक के और एक कार्यक्रम के संयोजन में महत्वपूर्ण होते हैं। अब मैं बात करता हूं, जिस तरह से मैंने बात करी कि एक फिजिकल स्टेज पे मास्टर ऑफ सेरेमनी की प्रेजेंस क्या रहनी चाहिए, टेबल पे क्या प्रेजेंस रहनी चाहिए, तो पहला पॉइंट जैसा पब्लिक स्पीकिंग में रमेश जी ने लिया कि जब हम कोई कार्यक्रम को प्रेजेंट करते हैं तो एक मास्टर ऑफ सेरेमनी के रूप में एक उसकी पहचान क्या है। पहला फर्स्ट पॉइंट, सीधा और संतुलित पोस्चर। जब हमें मौका मिलता है स्टेज पे मास्टर ऑफ सेरेमनी को प्रेजेंट करने का, तो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, हमारा जो पोस्चर होना चाहिए, वो बिल्कुल एक व्यवस्थित होना चाहिए। लोगों की आंखों में आंखें डालकर हमको अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि हम फिजिकल रूप से हमारे स्पीकर और हमारे ऑडियंस के बीच में है। तो जितनी बात हम जिस ऊर्जा के साथ हम अपने स्पीकर को प्रेजेंट करने के लिए बुलाते हैं, वही ऊर्जा हमारी आगे काम आती है। दूसरा, नियंत्रण उद्देश्यपूर्ण मूवमेंट। हमारा किसी स्पीकर को प्रेजेंट करना और की जो बात होती है वो निश्चित रूप से एक नियंत्रित, मतलब हम इधर उधर की बात ना करके, बहुत सी बार हमने देखा है कि जब एमओसी इस तरह की बात करने लगता है कि जब प्रोग्राम का डिजाइन लायंस क्लब का है तो हमें लायनिज्म से रिलेटेड उस प्रोग्राम से, जैसे पब्लिक स्पीकिंग की अगर बात हो रही है तो पब्लिक स्पीकिंग के रिलेटेड बात दूसरों तक प्रेजेंट करनी चाहिए। थर्ड, आंखों में आत्मविश्वास और स्थिरता। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, अगर आप
एक आत्मविश्वास, आप पूरी तैयारी के साथ अगर किसी मास्टर ऑफ सेरेमनी को करने आए हैं तो आपके अंदर वो आंखों में विश्वास और स्थिरता अवश्य दिखनी चाहिए, क्योंकि वही आपको स्पीकर से और पब्लिक से कनेक्ट करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। फोर्थ, चेहरे पर स्वाभाविक और संयमित मुस्कान। अगर हम अच्छे मन से और अच्छी ऊर्जा से, अच्छे भाव से अगर किसी कार्य को प्रेजेंट करते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारा प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट रहता है और हम अपनी बात अच्छी तरीके से सबके समक्ष रख पाते हैं। साथियों, बॉडी लैंग्वेज मंच की पहली भाषा शब्द आने के बाद आते हैं। यानी कि हम अगर अपनी बात स्टार्ट तो लेट कर रहे हैं, पर हमारे मन के जो भाव होते हैं, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो शब्द तो हमारे बाद में आते हैं पर हमारी बात वो पहले कर देती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी लैंग्वेज में कि ये सब 4 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जहां हमारे शब्द आने के पहले, हमारी जो भाषा आने के पहले वो हमारी प्रस्तुति को सबके समक्ष प्रस्तुत कर दे। हम जनरली एक बड़ी सभाओं में हमारे स्पीकर या मास्टर ऑफ सेरेमनी रखते हैं, क्योंकि अगर टेबल मीटिंग हमारी होती है तब तो हम डायरेक्ट 1 to 1 अगर बात कर सकते हैं। तो हमारा जो माइक है वो एज ए मास्टर ऑफ सेरेमनी के रूप में किस तरह रहना चाहिए। सबसे पहले तो माइक में हमारी जो दूरी होनी चाहिए वो उचित दूरी होनी चाहिए। यानी कि अगर हम माइक को बहुत ज्यादा निकट अगर आकर बोलेंगे तो हमारी आवाज इतनी तेज लोगों तक जाती है कि हम अपनी बात को न तो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, और हमें धीमी आवाज और मधुर आवाज के लिए माइक को थोड़ा सा दूरी बनाकर रखकर अपनी बात करनी चाहिए। सेकंड, शब्दों के बीच प्रभावी पॉज। यानी कि हम अपनी अगर कोई बात रखना चाह रहे हैं तो ऐसा हम प्रेजेंट करें कि शब्दों, जो एक शब्द और 2 शब्द के बीच हम कुछ पॉज लगाकर अपनी बात करें, ताकि हमारी बात स्पष्ट रूप से हमारे ऑडियंस तक पहुंच सके। थर्ड, स्पष्ट, ठहरी हुई और नियंत्रित आवाज। यानी कि हमारी जो आवाज है वो स्पष्ट, यानी कि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यानी हम गुड मॉर्निंग बोल रहे तो हमारी आवाज स्पष्ट ठहरी हुई, यानी व्यवस्थित रूप से हम अपनी आवाज एक दूसरे तक पहुंचाएं। और नियंत्रित, यानी कि हम जो शब्द हमारे बोल रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में रहने चाहिए। यानी जो मैं कोई चीज अगर प्रेजेंट करना चाह रहा हूं तो वो बात अपनी कंट्रोल में रहे, और हमारी अगर कंट्रोल में स्पष्ट और ठहरी हुई बात रहेगी तो निश्चित रूप से हमारे ऑडियंस तक अवश्य पहुंचेगी। तो संचालन के लिए महत्वपूर्ण विषय है कि स्पष्ट, ठहरी और नियंत्रित आवाज हमारी हो। चौथा, श्रोताओं की संख्या के स्थान के अनुसार आवाज की ऊंचाई को नियंत्रण करना चाहिए। किसी सभा में अगर 50 सदस्य हैं और सभी डेलीगेट जो हैं सुनने वाले वो बहुत ही व्यवस्थित है, तो हमको एक व्यवस्थित रूप से अपनी आवाज को प्रेजेंट करना चाहिए। अगर किसी सभा के अंदर, जैसे कोई चुनावी सभा है या कहीं शादी का माहौल है, उसके अंदर हमको एंकरिंग करने का मौका मिला है, तो वहां बहुत सारी बातें इधर उधर हमारी हो रही है, तो उस समय हमको अपना वॉइस मॉड्यूल थोड़ा सा तेज रख के हमारी बात रखनी चाहिए। तो इस तरीके से हम आवाज और माइक के बीच हैंडल करके भी हम एक सफल मंच संचालन का कार्य कर सकते हैं। एक क्वेश्चन फिर से आप सभी का ध्यान चाहूंगा, क्या तेज बोलना मंच संचालन को प्रभावी बनाता है? यस और नो में अपनी बात करें। चैट बॉक्स में यस और नो के बीच अपनी बात लिखें। क्या तेज बोलना मंच संचालन को प्रभावी बनाता है? पिंकेश जी, आप मुझे जवाब दे, जो लोग देंगे बताएं। मैक्सिमम नो एंड ओनली 1 यस। यस, 2 यस। बहुत बहुत सही है कि हमको तेज आवाज में ना बोलकर, क्योंकि तेज आवाज से बोलने से ये बात ऐसा नहीं कि हमारी लोगों तक पहुंचती है। हमारी आवाज स्पष्ट और भावपूर्ण होनी चाहिए। चाहे हम धीरे बोले, पर हमारी जो बातों की स्पष्टता और हमारा भाव वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। तेज आवाज का सपोर्ट लेने की कभी कोई आवश्यकता, मुझे लगता है मास्टर ऑफ सेरेमनी को नहीं आवश्यकता पड़ती है, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। धन्यवाद सभी का इस ये मेरे से बड़े रहने और जुड़े रहने के लिए और जवाब देने के लिए। अब प्रोग्राम फ्लो, एक मास्टर ऑफ सेरेमनी का जो कार्य होता है, सबसे पहले वो जिसने उसको प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है उसके मन के अंदर जो भाव है उनको पब्लिक तक प्रेजेंट करना। बहुत सी बार हम देखते हैं कि जो हमारा सेशन कंडक्टर होता है, यानी अभी किसी कार्यक्रम की सभा का संचालक अध्यक्ष द्वारा किया जा रहा है या डिस्ट्रिक्ट गवर्नर द्वारा किया जा रहा है, तो उसके मन में जो भाव है वो निश्चित रूप से आपके प्रेजेंट सब जगह होने चाहिए। यानी उसके मन की भावना पहुंचनी चाहिए। किसी कार्यक्रम के अंदर एक व्यक्ति चीफ गेस्ट है, एक व्यक्ति गेस्ट ऑफ ऑनर है। चीफ गेस्ट आपका परिचित नहीं है और गेस्ट ऑफ ऑनर आपका परिचित है। आपने चीफ गेस्ट को उतना वेटेज नहीं दिया जितना गेस्ट ऑफ ऑनर को दिया, क्योंकि वो आपका परिचित है। तो ऐसे समय में हमेशा हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर है
उसने किस तरह से प्रोग्राम को डिजाइन किया है। हमारी बात रखने की बजाय हमें जो प्रोग्राम जिसने दिया है उसकी बात को ध्यान रखते हुए हमारा इस प्रोग्राम का फ्लो बनाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं 4 पॉइंट के माध्यम से ये अपनी बात बताऊंगा कि प्रभावशाली और ऊर्जा से भरी शुरुआत होनी चाहिए किसी भी कार्यक्रम में। आज महेश जी ने कहा कि हम जब आते हैं तो किसी प्रकार का कोई शायरी के साथ हम अपने आप को प्रोग्राम के अंदर स्टैब्लिश करते हैं। सेम थिंग मास्टर ऑफ सेरेमनी भी किसी प्रोग्राम के अंदर जब स्टार्टिंग करता है तो सबसे पहले कुछ प्रभावशाली और ऊर्जा से भरी शुरुआत होती है। बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो जब हमारा पहला इंप्रेशन अगर अच्छा होता है तो पूरे प्रोग्राम तक हमारा जो इंप्रेशन है वो हमारा अच्छा चलता है। तो सबसे पहले हमारी प्रभावी शुरुआत कुछ अच्छे शब्दों के साथ, चाहे गुड मॉर्निंग के साथ हो, चाहे किसी शायरी के साथ हो। मैं जनरली जब प्रोग्राम की स्टार्टिंग करता हूं तो 2 लाइनों से करता हूं कि कुछ अच्छे पलों को सजा कर लाया हूं, मैं अपनी खुशी का इजहार करने आया हूं। तो मैंने मेरी प्रभावशाली ऊर्जा के साथ उस कार्यक्रम की शुरुआत करी। तो एज ए मास्टर ऑफ सेरेमनी भी आपको प्रभावशाली और ऊर्जा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करनी चाहिए। सेकंड, प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे माना कभी गवर्नर विजिट है या कोई पब्लिक स्पीकिंग सेशन है, तो गवर्नर विजिट यानी कि क्लब के दौरान हम क्लब के अंदर हमारे गवर्नर हमारे बीच आए हैं और हमारी जो अब तक के कार्य हुए हैं वो हम गवर्नर साहब को बताना चाहते हैं, और गवर्नर साहब जो अपने मन के भाव हमारे बीच लेके आए हैं या उनकी जो भावनाएं हैं वो हमारे बीच प्रस्तुत करने आए हैं, उस सबके उद्देश्यों को हमको सबसे पहले बताना चाहिए कि किस उद्देश्य के लिए हमने ये प्रोग्राम को डिजाइन किया है। थर्ड, वक्ताओं का संतुलित और गरिमामयी परिचय। आज हमारे दोनों स्पीकर के लिए जो शुरू के अंदर परिचय दिया गया, एक संतुलित परिचय, क्योंकि जब एज ए स्पीकर आज हम लायंस के प्रोग्राम में हैं, स्पीकर जब अपना प्रेजेंटेशन या अपना जो डिजाइन करता है वो पूरा सब दृष्टि से करता है कि उसको कहीं लायंस के प्रोग्राम में जाना हो, कहीं समाज के प्रोग्राम में जाना हो। तो वक्ताओं का जो परिचय है वो हमारे पास जब रिसीव होता है तो संतुलित रूप से होना चाहिए। जो बातें हमारे उस सेशन के काम की है वही चीजें हमारी वहां प्रेजेंट होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम परिचय में लिखते हैं मेरी वाइफ है, हमारे बच्चे हैं, मैं इस बिजनेस से रिलेटेड हूं। तो इन सब चीजों की बजाय जिस प्रोग्राम के रिलेटेड वो कार्यक्रम किया गया है उसका वक्ताओं का संतुलित और गरिमामय परिचय एमओसी को देना चाहिए। फोर्थ, सहज और व्यवस्थित ट्रांजेक्शन। हमेशा जो ट्रांजेक्शन हो वो बहुत व्यवस्थित और सदी हुई भाषा से बना हुआ होना चाहिए। मास्टर ऑफ सेरेमनी को समय प्रबंधन और अनुशासन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। माना प्रोग्राम अगर 90 मिनट का डिजाइन है तो उस 90 मिनट के प्रोग्राम को अगर हमको कंट्रोल करना है, एक प्रोग्राम में अगर 6 स्पीकर हैं तो किसको कितना टाइम दिया गया है, और उस स्पीकर के बीच में उसको प्रेजेंट करने के लिए जो जो रूपरेखाएं दी गई है वो सब चीजें स्पष्ट रूप से समय प्रबंध को मान्य करते हुए अनुशासन के साथ होनी चाहिए एक अच्छी मास्टर ऑफ सेरेमनी के लिए। और छठा पॉइंट, प्रभावशाली और प्रेरक समापन। जब कार्यक्रम हमारा संपन्न हो जाता है तो उस कार्यक्रम में कौन कौन लोग आए, किस तरीके से उस कार्यक्रम को डिजाइन किया गया और क्या टेक अवे के साथ हम इस कार्यक्रम को एंड कर रहे हैं, ये सब चीजें उस प्रोग्राम के फ्लो में एक मास्टर ऑफ सेरेमनी के माइंड में होनी चाहिए। एक सफल मास्टर ऑफ सेरेमनी को हमेशा अपना कदम स्पष्ट रूप से ज्ञात होना चाहिए। यानी अगर जब हमने किसी व्यक्ति को बुलाया तो अगला कौन व्यक्ति आने वाला है। जैसे आज ये प्रोग्राम डिजाइन हुआ तो मुझे बुलाया गया, मेरे इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हुई तो इमीडिएट पिंकेश जी ने महेश जी को इमीडिएट इनवाइट किया। यानी उनके मन में एक प्लानिंग थी कि अगर कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन आता है तो हमें अगला कदम क्या लेना है वो निश्चित रूप से हमारे पास होना चाहिए। वक्ता के परिचय की मैंने बात करी, क्योंकि समय लिमिटेड है, मैं शॉर्ट में वक्ता के परिचय में क्या क्या संक्षिप्त और तथ्य से परिपूर्ण होना चाहिए। सिर्फ जो उपलब्धियां उस सेशन से रिलेटेड है वही होनी चाहिए। सम्मानजनक और गरिमामयी भाषा का उपयोग करना चाहिए वक्ता के परिचय के लिए। क्या नहीं करना चाहिए, अत्यधिक प्रशंसा। मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज्यादा प्रशंसा किसी वक्ता कि हमको जितनी आवश्यकता है उतनी ही प्रशंसा करनी चाहिए। क्योंकि समटाइम माना किसी स्पीकर का आपने इतना बड़ा चढ़ा के परिचय दिया और स्पीकर के दौरान वो अपने आप को उतना प्रेजेंट नहीं कर पाया, तो उस समय आपको फीलिंग आती थी हमने इनकी इतनी व्यर्थ और इतनी प्रशंसा करी, वो उसकी कोई अतिशयोक्ति यहाँ नहीं है। तो हमें वक्ता का परिचय बहुत स्पष्ट और जो आवश्यक चीजें वही देनी चाहिए। कोई गलत जानकारी, कभी आपको स्पीकर ने अपना इंट्रोडक्शन भेजा है और आपको कुछ बातें उनकी अगर ज्ञात है, आप बिना जानकारी के कोई गलत बात कभी किसी वक्ता के परिचय में ना दें। वक्ता
से अधिक बोलना। बहुत सी बार ऐसा कहा गया है कि वक्ता को 3 मिनट का समय दिया गया और उसके परिचय में एमओसी ने 3 मिनट का समय लगा दिया। तो अगर 3 मिनट का समय किसी वक्ता को दिया गया है तो मात्र उसमें 30-40 सेकंड के अंदर उसका परिचय खत्म कर उसको माइक हैंड ओवर करना चाहिए। तो एक वक्ता के परिचय के सही तरीके ये 6 और क्या नहीं करना चाहिए मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए। मंच संचालक में कॉमनली जो मिस्टेक क्या क्या मिस्टेक हमारी हो जाती है, पहला कि किसी कार्यक्रम का हमने समय, जैसे आज की अगर बात करें तो हमने कार्यक्रम का समय 8:15 दिया था और प्रोग्राम स्टार्ट करने में हमारी 8:45 बज गई। 2 कार्यक्रम हमारा विलंब से प्रारंभ अगर हो रहा है तो किस तरीके से उस कार्यक्रम को हम पुनः अपनी गाड़ी पे ला सकें, यानी हमारा जो क्लोजिंग टाइम है उस टाइम पर हम खत्म कर सकें। कुछ कभी हमने कार्यक्रम कोड किया है और मुख्य अतिथि देरी से पहुंचे, क्योंकि मुख्य अतिथि के बिना कार्यक्रम को प्रारंभ करना एक थोड़ा सा टफ टास्क रहता है। हमने कभी सीएम को बुलाया हुआ है, हमने गवर्नर को बुलाया, हमने कलेक्टर को बुलाया है, तो जब तक हमारे अतिथि नहीं आते जब तक हम कार्यक्रम स्टार्ट नहीं कर पाते। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड एक मंच संचालक का सबसे बड़ा पॉइंट है कि उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। कभी लेट हो रहा है, अतिथि लेट पहुंचे, तो किस तरीके से वो प्रोग्राम को डिजाइन करे जो खाली समय हमारे का, जब अतिथि आए नहीं है, कार्यक्रम विलंब हो रहा है, तो पब्लिक से किस तरह से इंटरेक्शन करना, कुछ सवाल जवाब करना, कुछ बातें करना, कुछ अपने बारे में बताना, कुछ प्रोग्राम के डिजाइन के बारे में बताना। तो इस तरह से ये जो परिस्थितियां हैं इन पे हमको किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट, ये 3 पॉइंट आपके समक्ष रखे हैं। और एक सशक्त मास्टर ऑफ सेरेमनी प्रदर्शित करता है कि उसमें धैर्य होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए और सकारात्मक ऊर्जा उस मास्टर ऑफ सेरेमनी में होनी चाहिए। क्योंकि खराब परिस्थिति, किसी कार्यक्रम को हमने 9 बजे का डिजाइन किया और 9:30 पे चालू हुआ और 10 बजे खत्म करना है, तो अपना धैर्य हमेशा एक मास्टर ऑफ सेरेमनी को बनाए रखना चाहिए, ताकि उस कार्यक्रम में हम बोलते हैं कि जैसे लेट हुआ, हमको पसीना आने लगा, हम सब ब्लैंक हो गए बिल्कुल, तो जैसा महेश जी ने कहा, तो उस समय में एक धैर्य, विनम्रता और सकारात्मक ऊर्जा के साथ उस कार्यक्रम को आगे कंडक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, कुछ गलतियां मंच संचालक हमेशा करते हैं। पहली, ओवर एक्टिंग। अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए बहुत बार हम लोग ओवर एक्टिंग पे लगते हैं। कुछ हमारी जो रूटीन लैंग्वेज हमारी होती है, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उससे हटके हम अलग प्रोनाउंसिएशन पे लग जाते हैं। तो कभी भी हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारा जो एक ऑरा है, वो बना रहना चाहिए। कभी भी हमको ओवर एक्टिंग मंच संचालन में नहीं करनी चाहिए। अत्यधिक तेज या असंतुलित बोलना, कभी हम लेट हो जाते हैं तो बहुत तेज स्पीड से और असंतुलित बोलने लगते हैं, तो कभी भी मास्टर ऑफ सेरेमनी को एकदम स्पीडी या असंतुलित नहीं बोलना चाहिए। मंच पर उद्देश्यहीन घूमना, हमको कोई कार्य नहीं है, पोडियम पे खड़े रहना है, फिर भी हम मंच पे इधर से उधर रोटेट कर रहे हैं, तो कभी भी मास्टर ऑफ सेरेमनी को मंच पे बिना उद्देश्य के इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। पूरी तरह से स्क्रिप्ट पर निर्भर रहना, हमने देखा है बहुत सी बार मास्टर सेरेमनी पूरी पूरी चीजें लिख के ले आता है, तो हमेशा जो अपनी जो स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट को हमेशा हमको पेपर में, अगर कुछ हम मोबाइल में लिख के लाए तो हमारे को फिजिकल रूप से हमेशा लिख के रखना चाहिए, ताकि कभी भी स्क्रिप्ट हमारी, अगर मोबाइल हमारा टेक्नोलॉजी अगर गड़बड़ भी हो जाए तो हमारा पेपर के अंदर स्पीच हो, या हमारे माइंड में जो स्क्रिप्ट है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। और समय प्रबंधन की हमेशा जो अपेक्षा, हमारे जो मिस्टेक हमारी हो जाती है कि हमको अगर किसी कार्यक्रम को हमको करने के लिए 1 घंटा दिया है तो 1 घंटे में हमेशा खत्म होनी चाहिए। तो ये सब चीजें जो मिस्टेक हम करते हैं, इन सब मिस्टेक को हमको नहीं करनी चाहिए। और अंत में मंत्र है कि सिंपल रहें, सोबर रहें और स्ट्रक्चर रहें। ये एक अच्छे मास्टर ऑफ सेरेमनी की निशानियां हैं तीनों। तो आप निश्चित रूप से सिंपल, सोबर और स्ट्रक्चर रहें। एक प्रभावी समापन, जब कार्यक्रम हम क्लोज करते हैं तो एक प्रभावी समापन किस तरह से हो कि आभार की स्पष्ट और सच्ची अभिव्यक्ति, जो उस कार्यक्रम के अंदर अच्छी चीजें हुई उनको आभार के रूप में और एक सच्ची अभिव्यक्ति आप प्रेजेंट करें। कार्यक्रम की भावना जो है, जिस भावना के अनुरूप कार्य किया गया है, उसको एक बार पुनरावृत्ति करें। जैसे गवर्नर को विजिट पे बुलाया है तो आज गवर्नर विजिट पर आए हैं, तो पुनः एक बार दोहराएं कि आज गवर्नर हमारे बीच, हमारे क्लब की विजिट करने आए हैं और हमने प्रेजेंट करा, कोशिश करी कि अपने क्लब की बातें उनके साथ शेयर करें। सकारात्मक और प्रेरणादायक ऊर्जा का संचार उस कार्यक्रम के अंत में, लास्ट में हम एक पॉजिटिविटी के साथ और एक टेक अवे के साथ उस कार्यक्रम का समाप्त करें। और साथियों, कार्यक्रम समाप्त होता है पर उसके प्रभाव लंबे समय तक रहते हैं, कि हम जो कार्यक्रम करते हैं उसका प्रभाव जो है वो लोगों तक बना रहे। कभी हमने शिव खेड़ा को बुलाया, तो शिव खेड़ा अगर प्रोग्राम में आए हैं तो शिव खेड़ा की बातें और उसको किस तरह से हमने प्रेजेंट किया है, ये सब लंबे समय तक हमारे बीच बनी रहे। एक अंत क्वेश्चन आपसे
और करना चाहूंगा कि आज के मंच संचालन में आप कौन सा बदलाव आपने पाया है जो आप अपने आने वाले समय में लागू करेंगे। चैट बॉक्स में लिखकर कृपया बताएं कि आज के इस मंच संचालन के जो सब्जेक्ट है उसमें किस तरीके से आप बदलाव को आपके आगने वाले कार्यक्रम में लागू करेंगे। पिंकेश जी मुझे बताएंगे आप। जी जी जी। चेंज इन वॉइस should be done. यस। Yeah. आवाज को स्लो रखूंगी। यस, वेरी गुड। ओवर एक्टिंग अवॉइड करूंगी। वेरी गुड। यस, बहुत ही बढ़िया। जो एमओसी बहुत समय बोलता है, उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। प्रभावी यस पुनरावलोकन, काम एंड चेंज वॉइस मॉड्यूलेशंस अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, विल नॉट डिपेंड ऑन स्क्रिप्ट। स्पष्ट बोलेंगे। वॉइस मॉड्यूलेशन एंड बॉडी पोस्चर एज आई हैव a habit to playing with mic. यस, गेस्ट बहुत ही का बढ़िया। इंट्रोडक्शन टाइम हाँ बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ पर देखना। यस। सब लिख रहे हैं क्योंकि मैंने जो इफेक्टिव टाइम प्रेजेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट, किया है। पेशेंस, बैलेंस बोलना चाहिए। यस, ये बहुत बहुत अच्छे जवाब सभी ने दिए हैं कि जो जो बातों का हमने समावेश हमारे प्रेजेंटेशन में किया है वो मंच संचालन अगर आपको जिंदगी में कभी भी मौका मिलता है तो निश्चित रूप से उसको आप सहर्ष स्वीकार करें। और एक अच्छा तैयारी के साथ रमेश जी ने अपना जो पहला पॉइंट दिया था कि जब भी आए एक अच्छी तैयारी के साथ आए, तो एक ये इम्पोर्टेंट जो मंच संचालन के पॉइंट्स थे मैंने आप सभी के समक्ष शेयर किए और आपने मुझे सुना और निरंतर रूप से आपने अपने सेशन में एक मेरे से संवाद बनाए रखा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। किसी का कोई सवाल है तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। यस मेरा पिंकेश आग्रह है, जी। जिन लोगों का सवाल है वे वर्चुअल हैंड को रेस कर लीजिए। वर्चुअल हैंड आपको नीचे मिल जाएगा बाद में, वहां से आप उसको रेस कर लीजिए जिससे कि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। हमारे बीच में है डॉक्टर विजय टेलर, उनका भी एक प्रश्न के लिए मैं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। निशान जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति दी आपने। जी जी मंच संचालन के लिए मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों बताएं। जी। मेरा एक प्रश्न है कि जब यदि कोई सीनियर मेंबर या सीनियर व्यक्ति मंच संचालन करता है तो वो कई सारी बातों का अतिक्रमण कर जाता है। प्रोग्राम के चलते चलते वो सीनियर व्यक्ति, उसको कोई दूसरा कुछ बोल नहीं सकता है, तो उसको कैसे नियंत्रित किया जाए? कृपया इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे आप? यस, मैंने वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि जो प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर होता है हमको उसकी भावनाओं के अनुरूप कार्य करना चाहिए। तो जब कभी कोई प्रोग्राम के लिए एमओसी को आप आमंत्रित करते हैं या आप खुद एमओसी बनते हैं तो वी आर द ब्रिज, आप दोनों के बीच में ब्रिज है। बहुत सी बार देखा गया है, पर एज ए लीडर अगर मैं लीडर हूं और मैंने अगर आपको किसी प्रोग्राम को एमओसी करने के लिए बोला गया है तो हम स्पष्ट रूप से ये कहें कि अपने पर्सनल बातें की बजाय, बहुत सी बार किसी वक्ता का परिचय देने के लिए हम किसी को बुलाते हैं तो वो बोलता है कि हम उस समय गवर्नर रहे थे, हमने बहुत सारा काम किया था। ये यूजुअली ये सब चीजें होती है। उसी के लिए हमने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया है कि जितनी लिमिटेड चीजें हैं तो कभी भी आपको अगर एमओसी करने के लिए किसी को देना है या एमओसी करने के लिए किसी को बोलना है तो आप उससे स्पष्ट करें कि एज पर एजेंडा जो जो चीजें कही है वही आप करें। किसी प्रकार की पर्सनल टॉक या कोई अपनी पर्सनल बातें उस एमओसी के दौरान ना करें। मेरा आशय ये है कि चलते प्रोग्राम में जब वो अतिक्रमण करता है उसको नहीं हुई नियंत्रित कैसे किया जाए? नहीं। विजय जी मैं आपकी बात का उत्तर दूं क्या? जी निशान जी जी मैं जी, उत्तर दूं इस बिल्कुल बात का? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल अगर बिल्कुल। अगर आपके द्वारा अपॉइंट किया हुआ है मोस्टली, अगर एज पर रूल एज पर नॉर्म्स नहीं चल रहा है तो ये चेयरमैन की जिम्मेवारी है इसको उसको रोक दे। वो चेयरमैन ओके, हमेशा हमेशा सुपर एमओसी मतलब होता है। यस उसको किसी तरह वो इंटरप्ट कर सकता है। भाई एमओसी को इंटरप्ट करने वाला जी चेयरमैन ही होता है। वो हाँ चेयरमैन अपने जी हाथ में जी। लेकर बात करे, बोले कि कृपया आप खत भेजिए, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, तो उस नेक्स्ट पॉइंट पे आना पड़ेगा। वो मतलब आप, चेयरमैन की जिम्मेवारी कंट्रोल करे उसको, वो हम जी लोगों जी की नहीं है, क्योंकि तो चेयरमैन का अधिकार जी आ, है। जी अगर मैं एज ए चेयरमैन की बात करूं तो जब हम किसी को एमओसी दें तो पहले ही उसको क्लियरिटी सब चीजों की दें, बड़ा छोटा कोई नहीं। क्योंकि जो ऑफिस बियरर होता है वो ऑफिस बियरर होता है और राइट। मेन चेयर उसी की है तो उसी की बात हम सभी को सुननी चाहिए।
चलती सभा में वैसे बोलने से सभा थोड़ी खराब होती है, मैं थोड़ा सा इस पक्ष में कम रहता हूं, तो आप एक स्लिप भेजकर भी उस देखिए एमओसी को आप रोक सकते हैं एज ए ऑफिस बियरर के रूप हाँ, मेरे में। सही मेरे बात है। कई मतलब कई उसकी कई जिम्मेवारी उसकी अनुभव हैं चेयरमैन की मेरे। है, वो कैसे हाँ, रुकेंगे वो अलग बात है, लेकिन जिम्मेवारी चेयरमैन की है उसमें, हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कई चेयरमैन की है, और सारे एक अनुभव आप स्लिप मेरे। भेज के आप ये अपनी हम बात कर कह सकते सकते हैं। हैं, क्योंकि जी अगर जी व्यक्ति जी एमओसी करने वाला बड़ा है, माना कोई पीडीजी है या वो अच्छे स्टेज पे है, तो हम प्रत्यक्ष रूप से अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो मेरे हिसाब से एक स्लिप भेज के कि आप समअप करें, फास्ट करें, वो करना जी मेरे हिसाब जी से ज्यादा उचित है। ज्यादा अच्छा है। जी यस। जी 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 थैंक यू या थैंक यू। थैंक यू विजय जी। मैं आग्रह कर रहा हूँ उज्जैन से ही लायन डॉक्टर गौतम शर्मा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार सर, मेरा भी लगभग क्वेश्चन सेम ही था, तो ऑलरेडी आपने आंसर कर दिया है, उसी के लिए सर थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। मैं अब आग्रह कर रहा हूँ, ये वैसे रीनेम क्या नहीं था है। पिंकेश जी, जनरली सेशन आपके जो सवाल है ना, वो मतलब एज ए पब्लिक व्यू के हैं। अभी हमने जो प्रेजेंटेशन में जो बात करी कि अच्छा एमओसी कैसे बने, व्हेन यू आर द एमओसी, आपको एमओसी करने का मौका मिल रहा है कभी, तो ये सब चीजें आपको अवॉइड करें कि बहुत ज्यादा बातें किसी के लिए नहीं करें, या अपनी तरफ सही से हम बात है। ज्ञान, क्योंकि जब आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपको इनवाइट किया जाता है, देन यू आर द स्पीकर, तब आप अपनी बात रख करें। एमओसी के रूप में अगर आपको कहा गया है, तो एमओसी के रूप में यू आर द ब्रिज बिटवीन द स्पीकर एंड द ऑडियंस। हमको सिर्फ उतनी ही बात करनी है जो स्पीकर और ऑडियंस के बीच है। हमको यस व्यर्थ की कोई प्रशंसा, किसी की अच्छे से, किसी ने अगर स्पीकर ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, उसके लिए बहुत तारीफें करने की जरूरत नहीं है। भाई धन्यवाद, वन वन वर्ड में आप कह सकते हैं, धन्यवाद आपके उद्बोधन के लिए, बस। यस सर, थैंक यू सर। यस। जियामी नाम से कृपया अपना नाम बता दीजिए और क्वेश्चन पूछ लीजिए, और वीडियो ऑन रवि कर जैन लीजिए। बोल रहा था। रवि जैन बोल रहा था। जी नमस्कार सर। जी। सर प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहा आपका, और लेकिन सुनने में अच्छा लगा, लेकिन क्या होता है जब प्रैक्टिकली उतरते हैं स्टेज पे तो सब चीजें भूल जाते हैं और बड़ा कंफ्यूजन हड़बड़ाहट हो ही जाती है। आपको सुनते हैं बहुत अच्छा लगा, सीखने को भी अच्छा लगा, और निशान जी को तो वैसे ही बहुत सुना है, उनसे सीखने को बहुत मिलता रहा। लेकिन ये सब बातें क्या है, जब प्रैक्टिकली बाइक हाथ में आता है सब चीजें दिमाग से उतर जाती है, एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम रहता है। हम बार बार जब सब चीजों की करते हैं ना रवि जी, तो हमारे कुछ चीजें जहन में आने लगती है। आप एक बार गलती करेंगे, जब प्रिंट आउट होगा तब दूसरी बार, रमेश जी ने कहा कि हम सबसे बड़े एग्जामिनर हम अपने खुद के हैं। अगर हमको गलती कर रहे हैं और गलती का अगर एहसास हो गया कि ये गलती हमने करी, तो निश्चित रूप से हम अगली बार वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हम खुद के एग्जामिनर हैं सबसे पहले। ठीक है, सुधारेंगे धीरे धीरे, आपके साथ रहेंगे। जी थैंक जी। यू सर। ये जियामी नाम से जुड़े हैं, कृपया अपना परिचय दे दीजिए। जियामी 22012, कृपया अपना परिचय दे दीजिए, जिससे कि मैं आपको। विमल श्रीवास्तव, यस लॉइन सर। 32, जोधपुर, सेंट्रल यस जोधपुर। जी यस जी। सर, प्लीज प्लीज आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। निशांत सर, आपको मैंने यहाँ पर जोधपुर में आप आए थे जब सुना भी था। आपकी आपके बारे में क्या कहूँ, सिर्फ दो शब्द कहूंगा कि क्या जादू है उनके शब्दों में, जब बोलते हैं तो दिल ही जीत लेते हैं। आपने हमारा दिल यहाँ भी जीत लिया, पहले भी जीता। एक रिक्वेस्ट थी कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो हमने लॉयंस के बीच में रखा है, इसको अगर हम स्कूल में या कॉलेजों में रखें, जहाँ पर स्टेज के ऊपर पहली बार उतरते हैं, तो बहुत शानदार रहेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लॉयंस से ये निवेदन कर रहे हैं, सभी लॉयंस क्लब से, कि ये प्रोग्राम इस तरह का स्टेज फियर का वहाँ पर कॉलेज और स्कूल के स्तर पर भी रखा जाए। यस यस, मैं आपको कहना चाहूंगा कि स्किल एक्स जो प्रोग्राम डिजाइन किया है पिंकेश जी और हमारे सत्येंद्र जी और आहूजा जी ने, हम सबको लीडर बनाने के लिए किया है। तो हम्म आज यहाँ इस सेशन से हम कुछ सीख के जाएं। हमारे सबके पास कुछ ना कुछ स्कूल्स हैं। आप पिंकेश जी की मदद लें, आप रमेश जी की मदद लें, आप मेरी मदद लें, और हम लीडर बनाना चाह रहे हैं। मतलब हम तो सेशन लेंगे ही। आज कल हम 3 थे, आज हम 100 हैं। अगर 80 लोग इस चीज को सीखेंगे, तो निश्चित रूप से ये डाइल्यूट होके आने वाले समय में हमारे पास बहुत सारे स्पीकर बने, बहुत सारे एमओसी बने। ऐसी मैं भावना रखता हूं, क्योंकि इस जो प्लेटफॉर्म का उद्देश्य यही है कि हमें आने वाले समय में अच्छे लीडर्स बनाने हैं, जिनको कुछ आगे कर गुजरने की भावना है। थैंक यू सर, जी, और आपने तो इसमें मेरे को थैंक यू सम्मानित इस किया थैंक यू था। थैंक तो बहुत बढ़िया श्रीवास्तव जी, एमओसी है, जब आप श्रीवास्तव जोधपुर पधारे थे यहाँ पर अपने होटल के अंदर जी जी। जो प्रोग्राम हुआ था, तो आपने मेरे को सम्मानित किया था कि आप बहुत बढ़िया एमओसी हैं। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। और मैं चाहूंगा कि ऐसे प्रोग्राम जो हम भी ये क्लब की तरफ से
स्कूलों और कॉलेजों में भी करें, बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां बहुत बहुत पर हमें शुभकामनाएं मदद आपको मिलेगी। अग्रिम। आप करिए, प्रयास जी करिए, कभी श्रीवास्तव आवश्यकता हो श्रीवास्तव तो जी, पूरी टीम है आपके लिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम्स हैं, इस प्रोग्राम से अगर आप एक सीख जरूर लेके जाएं कि जब भी आपको मौका मिले स्पीच देने का या कभी एमओसी करने का, तो वो ना छोड़ें, क्योंकि यस इस राइट। पूरे कार्यक्रम का जब तक उद्देश्य तभी पूरा हो पाएगा जब आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे। केवल हम लोगों के बता देने से, अगर मैं आपको बताऊं कि कार ऐसे ड्राइव होती है, तो आप कार ड्राइव नहीं कर सकते। चाहे जितनी मैं आपको 2 घंटे का 6 घंटे सिखाता रहूं, आप कार ड्राइव नहीं कर पाएंगे। कार ड्राइव करने के लिए खुद को ड्राइव करना सीखना पड़ता है। तो ये चीज ऐसी है जो आपको हम स्किल दे सकते हैं, लेकिन आपको एक्सपेरिमेंटेशन खुद करना होता है। तो अगर आप ये सब जो लोग सुन रहे हैं, वो इतना ही प्रण ले लें कि अगर कि आज के बाद जब भी उनको मौका मिलेगा, कभी किसी का इंट्रोडक्शन देने का, कभी एमओसी करने का, कभी स्पीच देने का, तो उस मौके पे ना डरें और ग्रैब करें उसको, क्योंकि प्रैक्टिस में मैन मैन परफेक्ट बोलते हैं। तो वो आप सीखें, वो जरूरी है। बच्चे सीखेंगे ना सीखेंगे वो बात की बात है, आप पहले सीखें, आप कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, थैंक यू सर। और हमारे बीच में लायन सुचित्रा जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट 322A, आई थिंक ए इज राइट। यस सर, यस, 3 to 2। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन नहीं है सर, ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ कि मैं एक ऐसी थी कि मेरे को बहुत ज़्यादा स्टेज फियर होता था। बट आफ्टर ज्वाइनिंग लायंस फ्रॉम लास्ट 10 years, सो आई फील गुड टू शेयर इन दिस प्लेटफॉर्म कि वो स्टेज फियर और पब्लिक स्पीकिंग और लोगों को फेस करना, आई हैव रियली ओवरकम इन दिस प्लेटफॉर्म। एंड आज निशांत सर और रमेश सर के सेशन के बाद तो और कॉन्फिडेंस आया है। और मैं पिंकेश सर को और सबको थैंक यू कहना चाहूंगी इस चीज़ के लिए। और मैं चाहूंगी कि इस तरीके की आगे और सेशंस होती रहे। बट निशान जी से मेरा एक क्वेश्चन है कि सर कभी ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हो जाते हैं मीटिंग्स में जब हम एमओसी कर रहे होते हैं, तो हमारे सीनियर्स जो होते हैं पीडीजीज, वो लोग बीच में क्वेश्चंस करते हैं कि नहीं ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो, ये मत करो, वो मत करो। तो सर उस सिचुएशन में कैसे डील करना चाहिए? हमारे बहुत सारे सीनियर से पीडीजी परेशान है लोग। अभी बैठे हैं। मतलब बिकॉज एक सर तो ये ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है फिर उस समय। सबसे पहले तो आपको जो ऑर्गेनाइजर ने जो एजेंडा दिया है, कभी भी आप एजेंडे से बाहर ना जाएं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस व्यक्ति की सीक्वेंस। मैं एक शादी की बात करता हूं, अभी लायंस को छोड़े, एक शादी की बात करता हूं। शादी में एक महिला संगीत था और मुझे एंकरिंग करने का मौका मिला। प्रोग्राम चालू हुआ था 8 बजे होना था, हुआ चालू 9 बजे। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जो डांस आए या मेरी कोई प्रेजेंटेशन आए वो मिड में आए, पहले। जब पब्लिक पूरी भरी पड़ी हो। तो दैट द टिपिकल सिचुएशन कि आप ये बोलें कि मुझे प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर ने एक एजेंडा दिया है और मैं एजेंडे के साथ चलूंगा। तो अगर आप एजेंडे के साथ कंटिन्यू चलेंगे तो कभी भी ओवरकम लैक या किसी को ऊपर करना, किसी को नीचे करना, ये सब चीजें कभी नहीं होगी। आप मान के चलें, एजेंडा जितना आप अच्छा बनाएंगे उतना ही आपका प्रोग्राम का फ्लो अच्छा चलेगा। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक अच्छा एजेंडा। अभी रमेश जी ने हमको बात करी कि एक बर्गर है, उसके 3 पार्ट हैं, एक ऊपर का, एक बीच का, एक नीचे। तो हमने पूरे प्रोग्राम को 3 भागों में डिजाइन किया हुआ है। तो इसी तरीके से कभी भी कोई भी एमओसी करें तो एक बैलेंस एमओसी बनाएं कि कितनी देर किस में हमको देना है। हमने बहुत सारा समय, तो आज जैसे अगर मैं कहूँ तो ये रमेश जी का टॉपिक वास्तव में कहूँ 2 दिन का है जो पब्लिक स्पीकिंग का। और मेरी तो भावना भी है कि नेक्स्ट ईयर मेरे गवर्नरशिप सेशन में मैं पब्लिक स्पीकिंग के सेशंस अलग अलग जगह रखूं। और रमेश जी, मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगा हमारी डिस्ट्रिक्ट में, थैंक यू। आप आए और हमारे लोगों को सिखाएं। क्योंकि थैंक यू। जब हम अपना एक अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं तब हमारी जो मन की भावनाएं और हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो निश्चित रूप से बढ़ता है। तो कभी भी मेरा ये कहना है अभी कि कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप एजेंडा को कभी ना छोड़ें, एजेंडे के अनुसार चलें। और सेकंड, जिसने आपको बुलाया है आप उसकी गाइडेंस अवश्य लें, उसकी कंफर्मेशन, उसकी प्रेजेंस के बाद ही आप कोई अगर डिसीजन चेंज करना है तो अवश्य लें। दिस इज वेरी थैंक यू इंपॉर्टेंट। सर। हमारे बीच में है लायन रीता मिश्रा जमशेदपुर फेमिना से। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जी सर, गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन है कि जब हम लोग एमओसी में जाते हैं और वहां पर किसी टॉपिक को लेकर जब हमें डिस्कशन करने होते हैं, तो किसी के टोकने की वजह से वो फ्लो हमारा टूट जाता है। वो फ्लो मेरा बना रहे, डाइवर्ट ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या? आपको हमेशा कुछ शायरी आपकी हमेशा तैयार रखनी चाहिए। मैं पुनः रमेश जी के ऊपर आता हूँ। चाहे कितने सेशन हमने दिए हो, मैंने आज एक शायरी बोली कि मैं हमेशा बोलता हूँ तो मैं अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करता हूँ। तो कभी भी आप अगर कोई ब्रेकअप आता है तो कुछ ऐसी शायरी टाइप या किसी की भावनाएं, कोई लाइनिज्म वी सर के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो वो आप रेडी रखें
कभी ब्रेक आता है तो हम एक बार कुछ शायरी या कुछ भी जैसे हम बोलते हैं ना, अगर शाम हो रही है तो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अगर हमने 4 बार 3 बार किसी चीज को रिपीट किया और पुनः अपनी स्पीड जो थी वो आप पुनः पकड़ लें, तो निश्चित रूप से आपका फ्लो कभी मेरे हिसाब से टूटेगा नहीं, और आपका प्रिपरेशन हमेशा रेडी होनी चाहिए। ये चीज मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जितनी बढ़िया प्रिपरेशन है तो आप कभी भी कहीं फेल नहीं होंगे। तो कुछ भी थैंक यू। ऐसे शब्द तैयार रखें हमेशा बोलने के लिए कि कभी फ्लो टूटता है तो आप उस शब्द को पकड़ लें। हमारे रमेश जी, बीच आप इसके में है। अलावा इनपुट डालेंगे? एमओसी के लिए थोड़ी प्रोटोकॉल की जानकारी भी बहुत जरूरी है। एंड टाइम पे कोई चेंजेस हो जाते हैं, अचानक कोई गेस्ट नहीं आया, कोई दूसरा गेस्ट आ गया, प्रोटोकॉल चेंज हो गया, कौन हिरार्की में कहाँ आता है, किसको कहाँ बैठाना है, कब किसको आप स्वागत कराना है, ये सारी जानकारी भी अगर आपको रहेगी तो आपके लिए एमओसी करना थोड़ा अच्छा रहेगा। अदरवाइज क्या होता है, आप फिर पूछने जाते हैं लोगों से, लोग कंफ्यूज करते हैं आपको। तो थोड़ा सा अगर आप एमओसी कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि प्रोटोकॉल्स की जानकारी जरूर लेकर रखें। और एक चीज और इनपुट देना चाहूंगा कि कभी भी किसी व्यक्ति का अगर नाम मतलब जितनी कम आवश्यकता हो उतनी ही नाम लें, क्योंकि प्रोटोकॉल जब हम बोलते हैं, अगर हमने अगर एक सभा के अंदर 5 पूर्व प्रांतपाल बैठे हैं और हमने 3 का अगर नाम ले लिया और 2 का नहीं लिया, तो इट्स ए वेरी चैलेंजिंग टॉपिक कि आपने 3 का नाम ले लिया और 2 का नहीं लिया। तो कोशिश करें कि आप जिसके नाम लेने हैं आप पहले ही व्यवस्थित रूप से अपनी प्रिपरेशन रखें कि ये सभा में अगर आए हैं तो उनके नाम नोट करते रहें सबके, कि जिन जिनके आप नाम लेने में बड़ा मैं कहूंगा कि नाम का बड़ा खेल है लाइनिज्म में। और आप नाम जितने कम हो उतना लें, जितनी बात करनी है उतनी करें, क्योंकि हमारे जो मेन स्पीकर है वो सबको कवर कर लेते हैं आगे। यस, थैंक यू सर। अब हम 2 क्वेश्चन और लेंगे। लाइन संजना खत्री, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ, अनम्यूट करें संजना जी। संजना जी प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। अनम्यूट। यस यस हाँ यस। जी। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा प्रश्न कम, थैंक यू बहुत ज्यादा है। सबसे पहले जो सर ने स्पीच दिया वो भी बहुत अच्छा था, और ये संचालन में मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी कि हमें इंट्रोडक्शन उतना ही रखना चाहिए जितनी जरूरत है। सामने वाले को 3 मिनट का टाइम दिया और हम इंट्रोडक्शन 3 मिनट का दे रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। तो इंट्रोडक्शन को शॉर्ट करें। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे सेशन है। एक हमें अच्छा इंट्रोडक्शन 40 सेकंड में पूरा हो जाना चाहिए रमेश जी, आई एम राइट? हाँ, यस यस ऑफ कोर्स। एक अच्छा इंट्रोडक्शन 40 सेकंड में पूरा हो जाना चाहिए। 40 सेकंड में पूरा होना चाहिए, बिल्कुल। यस, उनकी मतलब लाइफ हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं है, नहीं सिर्फ है। हमने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है, दैट इज द हाँ, ओनली थिंग वी हैव टू टेल, बस उतना बताइए। और कोशिश कीजिए, हम लोग जब सिखाते हैं कि कैसे अपने को किसी का इंट्रोडक्शन देना है, तो उनका नाम हमेशा आखिरी बुलाना चाहिए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जिन्होंने ये किया, जिन्होंने ऐसा किया, जिनको ये नाम नहीं बताना चाहिए। जब सब हो जाए तब बताना चाहिए मैं ऐसे शख्स जो जिनका नाम ये है, बहुत हाई पिच पे जाकर के थोड़ा लेकर फिर डाउन करना चाहिए। कोशिश करें कि नाम आखिरी बोले, सस्पेंस बना रहना चाहिए नाम का, तो ज्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू सर। एक लास्ट मैं बुला रहा हूँ, डेल करके नेम है, रीनेम कर सकते हैं तो कर लीजिए। और डेल। आपको जो गिफ्ट देना है इस चैट बॉक्स में आने वाला है गिफ्ट, जो 64 कार्ड्स हैं जो लायंस स्पीकर के लिए, उसका हम शो भी करूंगा इसके बाद। और हमको वोट ऑफ थैंक्स देना है, तो आप क्वेश्चन लास्ट ले रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन नहीं लेंगे। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, फर्स्ट अनम्यूट योर सेल्फ। डेल। भैया डेल, आपका वीडियो भी नहीं है, आप और आप म्यूट। हाँ हाँ हाँ, हो ओके, गया हाँ। आप अनम्यूट हुए, राइट, हो गया। ओके। अच्छा, हाँ, नमस्कार, धन्यवाद साथ में आपका ये- बहुत बहुत, आपने बहुत अच्छे से हर चीज को स्पष्ट किया। एक प्रश्न मेरा ये है निशान जी से कि देखिए, समस्याएं बहुत आती हैं, हम समाज में रह रहे हैं, तो मान लीजिए अध्यक्ष ने कुछ कहा, सचिव ने कुछ कहा और हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए, थोड़ा टेंशन में आ गए, तो निशान जी किस तरह से खुश रह सकते हैं? इनके चेहरे से हमेशा खुशी नजर आती है, उसके लिए हमें क्या करना वाह। चाहिए? धैर्य, विनम्रता और सकारात्मक ऊर्जा, 3 पॉइंट मैंने बोले थे कि अपना पेशेंस कभी भी आप ना खोएं, क्योंकि पसीना आना एक बहुत कॉमन पॉइंट है कि आज मेरे को भी आज जब मेरा प्रेजेंटेशन नहीं चला पहले, तो मैंने एक फ्लोर चेंज किया, पानी पिया वापस से तो ये सब चीजें हैं, बट मेरी नज़र में एक अच्छे एमओसी के लिए पेशेंस एंड विनम्रता 2 वैलिड पॉइंट है, कि आपको पेशेंस कभी अपना लूज नहीं करना चाहिए। और मैं आज भी ये कहूंगा कि जितनी तैयारी एजेंडे पे करनी उतनी कर लें। एजेंडा अगर आपने अच्छे से तैयार किया है और उसको समझा है, तो आप कभी भी जिंदगी में कभी फेल नहीं होंगे। थैंक यू सर। जो गिफ्ट देने वाले हैं मैं आपको शो कर दे रहा हूँ सभी लोगों को।
और आपके क्वेश्चन के आंसर वोट ऑफ थैंक्स के बाद आप पूछ सकते हैं, यदि हमारे प्रेजेंटर रुकेंगे तो ये मैं देने वाला हूँ। इसमें लायनवाद के ऊपर पूरी चीजों के छोटे छोटे कोट्स हैं जो आपके पब्लिक स्पीकिंग फॉर लायंस प्लेटफॉर्म में आने वाले हैं। फैक्ट अबाउट लायंस, इस तरह के ये आपको फैक्ट्स मिलने वाले हैं। विजन एंड मिशन स्टेटमेंट ये कई जगह मिलते नहीं है, तो एक बना के पूरा पीडीएफ आपको मिलने वाला है। तो 132 पेज का आई थिंक, तो ये आपको मिलेगा लायंस कोड ऑफ एथिक्स। तो आपके लिए कीमती है। मैं इसका गूगल लिंक चैट बॉक्स में वोट ऑफ थैंक्स के बाद पोस्ट करूंगा। तो अब मैं आग्रह करूंगा हमारे लायन एचएन सिंह सर से, तो एक समराइज कृपया आप एक चंद शब्दों में प्रदान कर दें। और वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आग्रह करूंगा लायन नीता अग्रवाल जी, जो कि दीमापुर नागालैंड से उपस्थित हैं, वे वोट ऑफ थैंक्स देंगे। लायन एचएन सिंह सर जो हमारे मेंटर गाइड हैं और जिनको मैं लायनवाद का गूगल मानता हूँ। धन्यवाद सर पिंकेश जी। मैं सबसे पहले रमेश श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो गागर में सागर भरने वाली बात है, वाकई जो स्किल है इसको तो 2 दिन क्या पूरा महीना आप बताते रहिए फिर भी कम पड़ता है समय का। तो 20 मिनट के अंदर जो गागर में सागर रमेश जी ने भर दिया है, तो मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने प्रस्तुति की। और ये जो हमारे स्किल अप प्रोग्राम है इसकी सफलता का एक बहुत ही अच्छा मोड़ है ये। उसके बाद में निशांत जैन जी जो हैं बहुत अच्छे वक्ता हैं और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अच्छे वक्ता के लिए। मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ निशांत जी का, और जिस अच्छे ढंग से उन्होंने जो है एक मीटिंग कैसे हो, एमओसी कैसे हो, वर्किंग एजेंडे पे जोर दिया। क्योंकि मैं भी यही मानता हूँ कि वर्किंग एजेंडा जो है वो हमेशा बनाना चाहिए। एक एजेंडा डिस्ट्रीब्यूट होता है और जो एमओसी है उसके पास में एक वर्किंग एजेंडा होना चाहिए। तो इन दोनों वक्ताओं को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आए और हमारे इस प्रोग्राम में अपना सहयोग दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। और मैं अब आग्रह करूंगा लायन नीता अग्रवाल जी, जो कि जीएसटी कोऑर्डिनेटर भी हैं और दीमापुर नागालैंड से जुड़ी हुई हैं, कृपया आए और अपना वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करें। थैंक यू पिंकेश जी। Am I audible? Yes, you are audible. Okay. Thank you so much, Pinkesh ji, for giving me the opportunity to deliver vote of thanks today in this fantastic training session. Sir, thank you so much. तो सबसे पहले स्किल एक्स की तरफ से मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी लायन रमेश श्रीवास्तव जी का, जो कैबिनेट सेक्रेटरी होने के साथ साथ JCI के नेशनल ट्रेनर और फैकल्टी भी हैं, जिनका एक्सपीरियंस आज मैंने देखा जो हमारे लिए एक ट्रेजर से कम नहीं है। सर, आपने माइक हैंडलिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और स्पीच डिलीवरी के जो प्रैक्टिकल टिप्स दिए वो हमारे लिए लाइफ लॉन्ग एसेट रहेंगे। और सर, एक बात का पता चला कि कोई 2 दिन के सेशन को 20 मिनट में कैसे सारी बातों को समझा सकता है। सर, आज हमने वो भी सीखा, क्योंकि 2 दिन के को 20 मिनट में कन्वर्ट करना, वो भी मेन पॉइंट सबको समझा देना। आज के जो पार्टिसिपेंट्स है वो बहुत लकी है। आप लोगों को 2 दिन का वक्त नहीं देना पड़ा, केवल 2 घंटे देने पड़े और आपने श्रीवास्तव जी से सारी नॉलेज ले ली। थैंक यू सो मच रमेश श्रीवास्तव जी। एंड उसके बाद मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी MJF लायम डॉक्टर निशांत जी का, जो सिर्फ फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ही नहीं है बल्कि एक डायनामिक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपने सर मंच संचालन जैसे महत्वपूर्ण विषय को इतने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ और एनर्जेटिक स्टाइल में हमें समझाया कि हम इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं। सर, आपके वर्ड्स ने हमें संचालन ही नहीं बल्कि कैसे इम्पैक्ट क्रिएट किया जाता है, कैसे कनेक्शन एक ऑडियंस से क्रिएट किया जाता है, ये सब आपने हमें सिखाया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ट्रेनिंग ने हमें ये भी समझाया कि स्टेज सिर्फ बोलने की जगह नहीं होती बल्कि लीडरशिप को एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म भी होता है। मैं सभी सीनियर लीडर्स जो DGs, PDGs का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी, जिनकी उपस्थिति ने इस सेशन की शोभा बढ़ा दी है। आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पार्टिसिपेंट्स को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी
क्योंकि अगर पार्टिसिपेंट्स नहीं होते तो ये ट्रेनिंग सेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। आज हम यहाँ से सिर्फ नॉलेज लेकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक नया कॉन्फिडेंस, एक नई क्लैरिटी और एक नया कमिटमेंट लेकर जा रहे हैं कि जब भी हम स्टेज पर खड़े होंगे, हम सिर्फ बोलेंगे नहीं, हम कनेक्ट करेंगे, इंस्पायर करेंगे और इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। वंस अगेन, ऑन बिहाफ ऑफ SkillX, I extend my heartful gratitude to both our respected speakers and to each one of you for making this session a grand success. Thank you so much. Stay confident, keep speaking and keep leading. Jai Hind, long live Lion.